नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा भी मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो पिछले हफ्ते बाजार ने बनाया है नया हाई। हालांकि शुक्रवार को हमने देखा था कि तेजी पर हल्की सी ब्रेक लगी, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। तेजी का मोमेंटम लगातार बना हुआ है। यह हफ्ता बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। क्रूशियल रहने की वजह दो तीन है। एक तो 18 सितंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। ब्याज दरें कितनी घटेंगी, बाजार बस अब इस पर नजर बना के चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कहने की एंटिसिपेशन है, ये उम्मीद है कि नहीं घटेंगी दरें। इसको लेकर अब किसी के मन में शक नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि नहीं घटती है तो वो एक नेगेटिव सरप्राइज बाजार के लिए जरूर होगा। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग है। आईपीओ आपको बता दें कि रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन मिला था, 64-65 गुना भर के बंद हुआ था। तो लिस्टिंग दमदार होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये एक चीज है। और बाकी एफआईज की तरफ से बाइंग हो रही है। क्रूड हम देख रहे हैं कि कहने की एक रेंज में है, $72 के आसपास है, थोड़ी सी लोअर लेवल से नीचे है। लेकिन आज फिर से गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं ना, वो फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि सोना पहुंच गया है $2600 के पार, नई ऊंचाई पर कर रहा है कारोबार। तो अगले 2.5 घंटे तक आपको हम बाजार से जुड़ी जो भी खबरें आई हैं बड़ी ओवर द वीकेंड, उसके बारे में आपको हम रूबरू करवाएंगे। अपने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के आपकी पूरी की पूरी पक्की वाली प्लानिंग इंडेक्स की और स्टॉक्स की भी करवाएंगे, और एक से बढ़ के एक ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो शुक्रवार को हमने देखा कि नैस्डैक और S&P 500 में लगातार 5वें दिन तेजी रही। और आज अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी 25,440 के आसपास कारोबार कर रहा है। 0.4% के आसपास की मजबूती हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। करीब 70 अंकों के आसपास की तेजी है। एफआईज की बात करें, कैश में लगातार हम देख रहे हैं कि बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं। गुरुवार को 7,500 करोड़ रुपए की बड़ी बाइंग आई थी एफआईज की तरफ से। और अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को भी करीब 2365 करोड़ रुपए की बाइंग की है एफआईज ने कैश में। सितंबर में अब तक 17,630 करोड़ रुपए खरीदारी हुई है। नए शिखर पर सोना है तो फोकस में रहेंगे मुथूट और इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस, क्योंकि अगर सोना महंगा होता है तो जो आप अपनी ज्वेलरी गिरवी रखते हैं उसके बदले में आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, लोन टू वैल्यू जिसको कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आज कंपनियां फोकस में रहेंगी। और बजाज हाउसिंग की बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद है। इशू प्राइस है ₹70 का, इसका यही अपर प्राइस बैंड भी था। एयूम जबरदस्त है। अगर आप एनपीए देखेंगे वो कमाल का है बजाज हाउसिंग का। तो निश्चित तौर पर एक खलबली मचने वाली है हाउसिंग फाइनेंस वाले स्पेस में भी। आज लिस्टिंग होगी, देखते हैं लिस्टिंग के बाद चाल क्या होती है। लेकिन लिस्टिंग तक हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये भी जानेंगे कि आपको लिस्टिंग के बाद करना क्या है, क्या निवेशित रहना है या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। चलिए, बाजार की 4 बड़ी बातों पर नजर जरूर रहेगी, पर इसके अलावा आज एक्शन पैक डे के लिए हो जाइए तैयार। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल बाजारों की। किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, फ्राइडे को किस तरीके का सत्र देखने को मिला, उसके बारे में समझेंगे। और आज कौन से बाजार बंद हैं, क्योंकि कई सारे बाजार आज बंद भी हैं, उसके बारे में भी समझते हैं। और अभिषेक के पास चलेंगे ये पूरी जानकारी के लिए। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। अच्छी तेजी तो बरकरार है ही, पर अभी फिलहाल फ्यूचर्स से भी क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं? सृष्टि, मोमेंटम तेजी का है अमेरिकी बाजारों में भी। देखिए वहां पर भी लगातार हम अच्छी खबरें ही देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें अब शिफ्ट हो गई हैं। ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल होने वाला है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है जो कि शुरू होगी कल और परसों यानी कि 18 तारीख को। हालांकि हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट दिखेगा 19 तारीख को सुबह सुबह वो दिखेगा। लेकिन नज़र इस बात पर है कि यूएस फेड दरों में कितनी कटौती करता है। 0.25% की डिस्काउंटेड है, आधे % आया बाजार खुश होगा। बस कशमकश इतनी सी है रह गई है। शुक्रवार की अगर हम बात करें, डाउ ने शुरुआत थोड़ी सी नरम की थी, लेकिन जैसे से सत्र बीता करीब करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी है। S&P 500 या फिर नैस्डैक वहां पर हमने करीब करीब 1% के आसपास की तेजी रही। और लगातार 5वें दिन हमने S&P 500 और नैस्डैक में तेजी देखी है। 2024 में S&P 500 और नैस्डैक के लिए गौर करने वाली बात यह है कि यह सबसे मजबूत हफ्ता साबित हुआ है जो पिछला हफ्ता बीता है। तो देखते हैं यूएस फेड की तरफ से क्या कुछ होता है।
इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च भी हम दिन के दौरान लेकर आएंगे कि क्या उम्मीदें हैं, कितनी दरें घट सकती हैं, पैटर्न क्या रहा है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो फेवरेबल रही हैं कि अगस्त की जो CPI आंकड़े आए थे वहाँ पर वो आए थे 2.5% पर। US फेड का जो लक्ष्य है कि 2% तक लाना, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ भी रहा है और उसको लेकर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल काफ़ी ज़्यादा आशान्वित भी हैं। फरवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर CPI है अमेरिका में। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे, संकेत ठीक ठाक हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 70 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगर आप बाकी एशियाई बाजारों को देखेंगे तो कोरिया, चीन और जापान के बाजार आज हालांकि वहां पर बंद हैं, वो मार्केट वहां से कोई क्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अपना घरेलू ट्रिगर गिफ्ट निफ्टी 70 अंकों के आसपास की तेजी पर आपको दिखेगा। 25,450 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये समझ लेते हैं कि FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे आए हैं, किस तरह से रीड करना चाहिए आपको, कैसे उसको समझना चाहिए, और निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर भी डिम्पी से हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले डिम्पी FIIs के बारे में जरा आप राय दीजिए, क्योंकि ठीक ठाक बाइंग हमने शुक्रवार को भी देखी। हालांकि अगर आप इंडेक्स को हमने देखा थोड़ा सा नरम था, लेकिन फिर भी कैश में 2365 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में वहां पर कोई बहुत ज्यादा हमने बड़े फिगर नहीं देखे हैं। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े फिगर्स नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ा चेंजेस FIs की होल्डिंग, DIs की होल्डिंग और रिटेल की होल्डिंग में भी नहीं है। वो एज इट इज़ है। ये क्या पिछले 3 दिनों में कोई मेजर चेंजेस हुआ? इनमें मेजर चेंजेस कोई नहीं हुआ। पिछले 3 दिनों में वो जैसे थे वो वैसे ही रहे। लेकिन फिर 3 से 4 दिनों में मार्केट ने फिर कवरिंग कैसे की? जब FIs की होल्डिंग नहीं बढ़ी, DIs की होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, रिटेल की होल्डिंग में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो फिर बाज़ार ने सिस्टम में कवर कैसे किया? वो था बाज़ार का ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब खुले सौदे। खुले सौदे सिस्टम में बहुत ज़्यादा थे। खुले सौदे की जब मैं बात बोलता हूँ, वो तेज़ी और मंदी दोनों की बात बोलता हूँ। उस खुले सौदों के अंदर में शॉर्ट्स भी थे, लॉन्ग भी थे। जब आप समझते हैं कि आपके 3 मेजर कंटेंडर में किसी तरह की होल्डिंग चेंज नहीं हो रही है, बाज़ार बार बार अपने सपोर्ट्स को बचा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट ख़त्म कर रहा है, तो बढ़ने वाले जो लोग थे उनकी चिंता नहीं बढ़ी, लेकिन जिन्होंने बेच रखा था उनकी चिंता बढ़ी। उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग पिछले हफ्ते आई और वो शॉर्ट कवरिंग ऐसी थी कि मार्केट को वापस से ऑल टाइम हाई पे ले आई। ना केवल ऑल टाइम हाई पे लाई, बल्कि इससे थोड़ा और ऊपर छटक दिया और अब हम 25,500 के रास्ते पे आ गए हैं। सेम बैंक निफ्टी के साथ हुआ, बट बैंक निफ्टी में जो फोर्स लग रही थी वो बेहद कम थी, निफ्टी में फोर्स ज़्यादा थी। उसमें 3 मेजर सेक्टर आपने मोटा मोटे सुने भी होंगे। फर्स्ट डिफेंसिव में एक तो फार्मास्यूटिकल्स था, दूसरा FMCG था और तीसरा काफ़ी हद तक IT था। इन तीनों सेक्टर्स के अलावा मेरे को आप किसी सेक्टर का नाम तक नहीं बता पाओगे कि किसके अंदर तेज़ी थी। तो ट्रू मायने में अगर देखा जाए, सही मायने में अगर देखा जाए, तो मार्केट ने चर्निंग की, चर्निंग से शॉर्ट कवरिंग की, यही हुआ। FIs की होल्डिंग में मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा निजी तौर पर, एनालिसिस के बेसिस पर, डाटा के तौर पर बता रहा हूँ मैं, मानना है कि बाज़ार में अभी FIs बहुत स्पीड से नहीं आएगा। मैं वजह बता सकता हूँ उसकी। अभी फ़िलहाल क्वार्टरली नंबर्स उसको देखने होंगे एक राउंड की। दूसरा, कोई भी ऐसा मेजर ट्रिगर अभी बाज़ार के पास नहीं है जिससे कि FIs को बहुत मेजरली उथल और पुथल करनी पड़े, यानी कि आना पड़े या फिर जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो जब आप खुद ट्रिगरलेस, अच्छा चलिए मैं ही आपसे ही पूछ लेता हूँ, मैं थोड़ा वैसे पूछ लेता हूँ, आप मेरे को 3 कारण ऐसे बता सकते हैं कि जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर कम से कम निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की मूवमेंट आने वाली है, या बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, सिर्फ ब्याज दरों को छोड़ के, जो US के अंदर डिसाइड होने की वो कितना काटेंगे कितना नहीं। मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज़ अभी मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रही है। तो FIs, DIs, रिटेल, ये तीनों के मन में यही चीज़ चल रही है कि पहले आप कोई कदम उठाइए, और आप देखिएगा पिछले अगले 3 से 4 दिनों में कोई कदम नहीं उठाएगा, हो सकता है यही मार्केट रहे। इसलिए कंसोलिडेशन का मार्केट है। फिर आप बोलेंगे कि क्या शॉर्ट कवरिंग फिर से आ सकती है? देखिए, शॉर्ट कवरिंग की भी अपनी एक मर्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वही शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25,500 तक लेके जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो FIs की होल्डिंग, DIs की होल्डिंग, रिटेल की होल्डिंग, और मैंने ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा कनेक्ट करके आपके सामने बात रखी है ये।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है डिम्पी। देखिए, खबरों का भी फोर्स नहीं है बाजार में और कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, यूएस फेड की पॉलिसी पर नज़र है और क्वांटम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें नज़र में ज़रूर रहेगी। लेकिन लिक्विडिटी का जो फोर्स है वो बाजार को खींच कर रखा हुआ है और हमने रिकॉर्ड हाईस हमने देखे हैं। डिम्पी, आज के लिए क्या करना चाहिए? जिनकी तेजी की पोजीशन है वो क्या करें? क्योंकि हम ये चर्चा भी कर रहे थे, नोटिस भी करवा रहे थे लोगों को कि शुक्रवार को निफ्टी में हल्की सी कमजोरी जरूर रही, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के रेशियो पूरी तरह संकेत दे रहे थे कि बाजार में माहौल जो है तेजी का ही है। आज क्या करें? देखिए, मैं पहले निफ्टी पे आऊँगा। निफ्टी के लेवल्स पे दोनों क्वेश्चंस का बांट देता हूँ। आप ऑल टाइम हाई पे आते हो तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये सिर्फ बाजार की जिम्मेवारी नहीं है, बाजार थोड़ी लगाता है ऑल टाइम हाई, आप सब मिल के लगाते हो, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से, अपने भाव से। तो भाव और भावनाओं से आप ऑल टाइम हाई लगा देते हो। इस ऑल टाइम हाई पे देखिए, जो जितना बड़ा होगा ना उसकी जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा होगी। सिस्टम में जो जितना छोटा होगा उसकी जिम्मेवारी उतनी कम होगी। जब आप ऑल टाइम हाई पे आ जाते हो, आपकी बाजार के अंदर रुकने, ट्रेड करने की और ये सबकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो मैं पहले उन लेवल्स पे आता हूँ जिनके पास पोजीशंस पड़ी है। आप पिछले हफ्ते नहीं थे, सृष्टि पिछले हफ्ते नहीं थी, तो आप दोनों को नहीं होगा याद, लेकिन मेरी पीसीआर टीम को और सभी दर्शकों को जरूर याद होगा। हमने 25,000 और 25,000 से थोड़ा ही नीचे हमने निफ्टी को प्लस करने की रिकमेंडेशन दिलवाई थी और उसमें ये बताया था कि 10 में से आप 2 से 3 लॉट ले लो और उसको काटना नहीं, उसको कैरी करना। और ये बात भी बताई थी कि 25,200 जिस दिन पार होगा उस दिन 25,500 का रास्ता खुल जाएगा। एथिकली अगर देखा जाए, मैं इस 32 पॉइंट को हटा भी दूं तो मैं करीब 25,400 तक पहुंचा हुआ हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो मैंने टारगेट्स थे कि 25,200 के ऊपर आप 25,500 तक आओगे, ऑलमोस्ट वो डन है। जब हमने नीचे से पोजीशंस ली थी तो हम हैंडसम प्रॉफिट लेके बैठे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी आप लगा सकते हो, या आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा? मैं बोलूँगा लगा सकते हो, अभी भी गुंजाइश है। लेकिन वो गुंजाइश है कितनी? वो गुंजाइश है सिर्फ 150 पॉइंट की, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऊपर आपको दिख रहा होगा 70 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। मेरा निजी तौर पर मानना है जितना गिफ्ट निफ्टी आपको 70 पॉइंट दिख रहा है, इतना खोलेगा ही नहीं वो। चलो मैं मान भी लेता हूँ वो खोल भी देता है, तो उसके बाद क्या आपको बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा? बाजार थोड़ा लैकलस्टर है, उसकी मैं वजह बता सकता हूँ। शॉर्ट कवरिंग के दम पर आए हुए हो। दूसरा, पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 पॉइंट समथिंग चल रही है निफ्टी की, 1.33 में बता देता हूँ, तो 1.33 पे एडिशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अगर आप विक्स को भी देखोगे ना, वो डल हो गया है। तो जब डल विक्स होगा, पुट कॉल रेशियो 1.33 होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो, तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो बाजार से जब तक कोई ट्रिगर नहीं आए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो जो नए पुराने वाले लोग हैं उनका टारगेट भी 25,500 बनता है, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर वो प्रॉफिट बुक करना चाहे तो मैं उनके साथ राजी हो सकता हूँ डाटा के अकॉर्डिंग। वो 30% बुक करें, 40% बुक करें, 50% बुक करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके बुक करें कि आपका भी बैलेंस शीट क्या कहती है। मेरे को पता नहीं सबके बारे में। दूसरा, अब जो आते हैं नए वाले, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या है ना, नए वाले रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ नहीं होंगे। जो आज सोच रहा है वो अपने आप को सबसे कम रिस्क में देख रहा है। अब आप सोचो कि आप ऑल टाइम हाई पे खरीदारी कर रहे हो, तो आपकी भी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस ट्रेड के अंदर। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, मैं आपके भी फेवर की बात बताता हूँ। आप 25,200 का एक स्टॉप लॉस डाल दो और उसके बाद आप भी 25,500 तक का ही टारगेट डालो। फिर बोलेंगे सर हम तो 350 पे ले रहे हैं, 200 का स्टॉप लॉस मतलब 150 पॉइंट जाएंगे और 150 ही पॉइंट आएंगे। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 150 पॉइंट जाएंगे, 150 पॉइंट ही आएंगे। लेकिन कर क्या सकते हो आप फिर? या तो फिर एक तरीका कर सकते हो, वेट कर सकते हो। 25,200 के आसपास आए तो 50-60 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल देना, फिर से प्लस करना, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड 300 पॉइंट कमाने का होगा और 50-60 पॉइंट जाने का होगा। नहीं तो आप इस रेशो में करना चाहते हो तो आपको तो ये रेशो यही मिलेगी। ठीक जी, तो मैंने नए और पुराने दोनों वालों के लिए बता दिया। मैं लेवल्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी बड़ी तेज़ी अभी 25,500 को पार नहीं कराएगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर लेते, साथ में एक छोटा मोटा ट्रिगर नहीं ले आते, या फिर उसके अंदर और डाटा नहीं भरते। तो 25,500 नए और पुराने वालों का, अभिलाषियों का, गैर अभिलाषियों लोगों का, सबका
टारगेट अभी यही बनता है। स्टॉप लॉसेस में दो क्लियर कर देता हूँ। 25,000 सीरीज का स्टॉप लॉस लगाना, 25,200 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना, ये दो स्टॉप लॉसेस की रेंज भी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो चलिए ये लेवल्स जो हैं निफ्टी 50 के लिए हैं। और जी हाँ डिम्पी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छे से याद था कि 25,500 के लक्ष्य हैं। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी भी वहीं पे उसी के आसपास देखिए ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो जो व्यू था और जो गाइडेंस थी हमारे दर्शकों के लिए वो एकदम सटीक साबित हुई। पर डिम्पी निफ्टी बैंक के लिए भी बताइए, क्योंकि वहाँ पे भी किस तरीके का मोमेंटम आप आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि पिछला हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर था, पर फ्राइडे को एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। क्या आज इस एक्शन को कंटिन्यू होने की उम्मीद करें और कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं इसको ना थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पूछता हूँ। आप खुद से जानते हैं, सब लोग जो समझते हैं कि बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है जो ताकत निफ्टी के पास थी। निफ्टी को ऑल टाइम एक महीने में 2 बार 3 बार एंजॉय करने को मिल जाता है। एक तो उसके सेक्टर बड़े हैं, फेज बड़ा, 50 शेयर्स का तो सेक्टर है। दूसरा फिर सेक्टर जो चल रहे थे वो दोनों वेटेज वाले चल गए उसके। एक था आईटी और दूसरा काफ़ी हद तक एफएमसीजी भी था, कंजम्पशन। मैं एफएमसीजी की जगह कंजम्पशन बोल देता हूँ, तो कंजम्पशन था। तो दोनों मेजर सेक्टर थे। तो उसकी 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 तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके साथ अलग तरीके का इशू चल रहा है। वो अलग, वो उसको तो सिर्फ जो भी लेवल को पाना है उसको सिर्फ टिकाना है। लेकिन बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है ना, बैंक निफ्टी चल ही नहीं पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। आप ऐसा सोचो कि इसका 2 दिन बुखार उतरता है, फिर तीसरे दिन फिर से चढ़ जाता है। आपकी चिंता ये हो रही है कि क्यों इसका बुखार उतर नहीं रहा, क्यों दौड़ नहीं रहा। ये दौड़ने के लिए इसको 51,500 चाहिए था, वो इसके पास आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे डर अभी भी इसके पास पुराना संजोया हुआ है। देखिए, हमने 51,500 पार होने से पहले भी ये बात आपको नोटिस कराई थी। जिस दिन 51,500 होगा, मुश्किल से आपको 48 घंटे यानी कि 2 दिन लगेंगे, आप 52,000 की दहलीज पे आ जाओगे। और आप सच मानिए 2 ही दिन लगे आपको 52,000 के फ्यूचर्स दिखाने में। फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, 52,000 का फ्यूचर आ गया। ये स्पॉट के प्राइस 938 आपको दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 52,000 में इसको राउंड फिगर कर देता हूँ कि 50-60 पॉइंट ऊपर से नीचे आया हुआ मार्केट है। तो 52,000 इसका भी आया हुआ है। तो मार्केट के पास जो फोर्स होती है ना, वो अपने डिफाइंड लेवल तक होती है। आपको मैं वैसे ही बताऊं, अगर मान लो कहीं आप यात्रा कर रहे हो तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे रुकोगे, तीसरे के बारे में तब सोचोगे। पहले दूसरे स्टॉप को आप मिल के वहां पे पहुंच तो जाओ, तभी तीसरे के बारे में आपको बोलने का अधिकार भी होगा। सेम बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है। 2 वजहों से बताता हूं स्पेस है। पहला, इसका मैं टेक्निकल डाटा एक बताता हूं, डेट इज कॉल्ड पुट कॉल रेशो। वो अभी भी 1.13 है। इसको महंगा होने के लिए 1.4 तक जाना होगा, तो आपके पास अभी भी 500 पॉइंट की गुंजाइश और है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा, इसके मेन कंपोनेंट आप चेक कर लो, आईसीआईसीआई, एक्सेस और एचडीएफसी, इन्होंने हफ्ते भर में 10 दिन में कुछ मेजर रिटर्न नहीं दिया। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे सेक्टर्स के चर्निंग के अंदर जहां पर हो रही थी, तो एक तो सेक्टोरियली मूव बहुत स्ट्रांग नहीं आया, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आ सकता है। दूसरा, निजी बैंकों के अंदर आ सकता है, जो वेटेज बहुत ज्यादा रखता है बैंक निफ्टी के अंदर। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पुट कॉल रेशियो बताया। और चौथा, मान लीजिए फेड कोई भी डिसीजन लेता है, उसका इमीडिएट इंपैक्ट पहले बैंक निफ्टी पर ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है बस। ये मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये भी समझा के देता हूं कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा था, अभी भी अच्छा है एक लेवल का। मैं अब लेवल्स पे आ जाता हूं कि कौन कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए। आप मान के चलिए कि आप 52,000 है, 938 को मैंने राउंड फिगर करके 52 कर रखा है। अब आपको कोई भी डिप मिले 51,800 तक का, नए वालों के लिए बता रहा हूं, 51,800 तक का, तो आप पोजीशंस को ले सकते हैं। 51,500 का स्टॉप लॉस लगाना। जिसको इतनी मेहनत से तोड़ा है ना, लेवल को तोड़ा है, उसको जल्दी जल्दी मार्केट डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाजार की बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी इस लेवल को तोड़ने के लिए 51,500 को। तो 51,500 जितना टफ रेजिस्टेंस था, उतना टफ सपोर्ट भी बन सकता है। क्योंकि अभी अभी पार हुआ है, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट हाँ हो सकता है। तो 51,500 का स्टॉप लगाओ, 51,800 के आसपास नए वाले पोजीशन बनाओ। जाने के लिए 300 पॉइंट होंगे और आने के लिए 52,500 से 53,000 तक भी आप जा सकते हो। और बाजार ने अपनी रिदम पकड़ ली तो
ठीक, तो आपके पास बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। दूसरा पॉइंट, जो पुराने वाले लोग हैं, देखिए पुराने वालों को हमने 50-500 से ही बताया था कि 2 से 3 लॉट ले लो और काटना नहीं। वो अभी करीब 1500 पॉइंट के गेन में है, आप ट्रस्ट मान सकते हो 1500 पॉइंट का गेन किसे कहते हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगाओ। ठीक, तो अब आप 1500 पॉइंट के गेन में ऑलरेडी हो। आपने चलो ठीक है 50-500 पे भी नहीं लिया, 51-800 पे अपना 51,000 पे लिया, 51,200 पे भी लिया, तब भी आप प्रॉफिट में हो। तो जहां जिसने खरीदा है वो वहां का 200 पॉइंट ऊपर का भले स्टॉप लॉस डाल दे, ताकि आपकी ब्रोकरेज और आपकी की हुई मेहनत से कुछ तो निकल के आए। जिसने जहां खरीदा है, 51,500 से नीचे वालों का बता रहा हूं, 51,500 से नीचे जिसने जहां खरीदा है वो अपने सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर का एक स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दे और पोजीशंस के साथ कैरी करें। 52,500 आने पर सभी पोजीशंस को राउंड ऑफ करके जीरो करके बाहर निकल आना। शॉर्ट करना नहीं है, दोनों के अंदर ऑप्शंस ट्रेडर्स को बहुत रिग्रेसली प्ले करना है। और जो शेयर बैन में है वो है करीब 7 शेयर, जिसमें से 2 बैंक के हैं, एक बंधन है और एक आरबीएल बैंक है। वैसी कोई दिक्कत है नहीं, डाटा वाटा ठीक है, एफआईएस का मैं ऑलरेडी आपको नोटिस करा चुका हूँ। 8:20 हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का वक्त है। देवांग शाह मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मेहमान भी धीरे धीरे आते जाएंगे और आप इस कार्यक्रम का मज़ा लेते जाइएगा। देवांग भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से ज़रा इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए, फिर हम शेयर्स पे आएंगे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी का, डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट है 25,200, तो बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रखे। 25,500, 25,550 तक के जोन देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के अंदर। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 52,400 तक के जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 51,500। ठीक है, देवांग ने भी वही एग्जैक्टली लेवल बोले जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 52,400-500 तक के टारगेट रखो, 51,500 का एक स्टॉप लॉस डाल दो। प्रोड्यूसर साहब इस पर एक स्टैंप कर दो, अगर प्लेट बन सकती है तो प्लेट भी बना दो। मैं रिपीट कर देता हूँ, 51,500 का स्टॉप लॉस डालो, 52,400 का बैंक निफ्टी का डालो। देवांग भाई मेरे को एक बार टारगेट आप 25,500 का तो निफ्टी का कह रहे हैं, स्टॉप लॉस दे दो बस, उसका स्टॉप लॉस मेरे से मिस हो गया। निफ्टी का जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 22,200 के अराउंड जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, 25,200 का एक स्टॉप लॉस डाल दो, 25,500 650 टारगेट डाल देना। ये तो हो गया निफ्टी का। आई रिपीट माई सेल्फ, देवांग भाई की जो ट्रेड है 25,200 का स्टॉप, 25,500 का टारगेट, 650 दूसरा टारगेट है। और बैंक निफ्टी के अंदर 51,500 का स्टॉप लॉस है और 52,400 से 500 तक का टारगेट डाल दो। तो दोनों सामने छपे छपे आ रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देवांग भाई जरा शेयर्स और बताइए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट टर्न रहेगा एल&टी फाइनेंस का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने मिला है, तो लगता है कि अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 185 का टारगेट रहेगा, 173.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर रखे, डेली चार्ट पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। पास्ट फ्यू डेज से कुछ कंसोलिडेशन कर रहा था, हमें एक लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तो टोरेंट पावर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1,725, टारगेट है 1,820। शेयर आपके नोटिस है, देखो पावर वाले स्टॉक्स में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एनटीपीसी का डाटा उठाओ, आप टोरेंट पावर का डाटा उठाओ, आप अगर पीएफसी और आरएससी को छोड़ देना है, वो एक्सेप्शनल केस है वो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जंप है उसमें। टाटा पावर का डाटा उठाओ, ठीक है, कोई भी आप डाटा उठा के देखते हो पावर कंपनीज को, तो टिपिकली आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे दिखेगा और काफ़ी दिनों बाद हुआ है। ये पीएफसी और आरएससी को छोड़ देना, इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, डेरिवेटिव्स में शॉर्टिंग हुई है। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी उठा लो, टाटा पावर, एनटीपीसी दिखाओ एक बार, ठीक है, आप ये टोरेंट पावर ही दिखाना बकायदा, ये तो उल्टा डेज हाई पे बंद हुआ है जितना मेरे को याद है टोरेंट पावर का। तो ये सर की तरफ से आज का दिया हुआ शेयर है, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपका जो टारगेट है वो 1820 तक का पहुंचता है। और दूसरा शेयर है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का। एल&टी की बहुत सारी कंपनीज हैं, एल&टी फाइनेंस है, एलटीटीएस है, खुद अपने आप में एल&टी है। तो आप एल&टी के नाम पर 3-4 बिजनेसेस अवेलेबल है जो बहुत अच्छे से लिस्टेड है। तो आप उसमें से फाइनेंस वाले कारोबार में, क्योंकि एक तो बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग
ऑलरेडी वो भी नोटिसेबल होगा। ठीक, वैसे भी ये शेयर ठीक है। आपका टारगेट 185 रुपये बनेगा, 173.50 का स्टॉप लॉस है। दिवांग ने दोनों शेयर आपको बता दिए। शरद को जोड़ लेते हैं ताकि वो आपको बता पाएं खबरों वाले शेयर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जो है शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंटली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है गवर्नमेंट का, जहाँ पे वो अलाउ करेंगे शुगर मिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट और ENA, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। अब ये शुगर केन और बी हैवी मोलासेस से आने वाला है। अब याद रखिए 2023 में दिसंबर के महीने में गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी इन दोनों प्रोडक्ट्स की यूजेज को लेके, रेक्टिफाइड स्पिरिट की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है शुगर स्टॉक्स के लिए, खास करके बलरामपुर चीनी मिल्स। अदानी पावर, अदानी ग्रीन भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे कंपनी को जो है महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम से जो 6600 मेगावाट का जो है बड़ा ऑर्डर आया है, लेटर ऑफ इंटेंट देखने मिली है, और ये सोलर और आपका थर्मल पावर दोनों सेगमेंट के लिए है। जाइडस लाइफ की भी बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया इंजेक्टेबल्स के लिए यूएस के मार्केट के लिए। वही हम बात करें FMCG स्टॉक, खास करके HUL, GCPL, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन है आप कह सकते हैं पाम ऑयल से ज़्यादा है, क्योंकि भारत ने जो है बेसिक इंपोर्ट टैक्स जो है क्रूड और रिफाइंड एडिबल ऑयल्स में लगभग 20% की बढ़ोतरी की है। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट पे थोड़ा हिट ज़रूर पड़ सकती है और सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा आपके FMCG स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा जोमेटो भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि स्विगी जो है अपना $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,400 करोड़ का जो है IPO इस हफ्ते ला सकता है और सेबी की अर्जी आ सकती है। लॉरस लैब्स हमारा जो है अगला स्टॉक रहने वाला है, जहाँ पे कंपनी को 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है। अभी ऑब्जर्वेशंस जो है US FDA द्वारा दी गई है और उनकी जो हैदराबाद की API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके लिए ये लागू है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ तो लॉरस लैब्स के लिए हमें देखने मिला है। और आखिरी स्टॉक नज़ारा टेक रहेगा, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है 18 सितंबर को, जहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग कंसिडर करने वाली, और हाल ही में जो है कंपनी बड़े बड़े एक्विजिशंस भी किए थे गेमिंग स्पेस में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रहेगी नज़र। कुछ एक काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट्स से भी राय लेंगे, पर आइए उससे पहले स्वागत करते हैं प्रशांत सावंत का, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल समझते हैं। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज नए हफ्ते में कौन से शेयर्स आप लेकर आए हैं, कहाँ पे है आपकी नज़र? सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिखा एक अहम लेवल, यानी जो हाई बना हुआ था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते उसके ऊपर मुझे लग रहा है हम सस्टेन करेंगे। वो हिसाब से सारी कॉल उसको अलाइन करके मेरी लॉन्ग साइड पे होगी। फर्स्ट पिक मेरी FMCG से होगी जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट आया, मोमेंटम भी नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 664 स्पॉट क्लोजिंग रख के लॉन्ग जाऊंगा। मेरा टारगेट होगा 710, 710 से लेके 715। नेक्स्ट पिक मेरा होगा DLF। यहाँ पे स्टॉप लॉस 845 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग जाऊंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 900 से लेके 910-15, 915 के आसपास होगा। वो कॉल्स और दोनों ही लार्ज कैप स्पेस से और बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप्स दोनों के ही दिख रहे हैं। आप देखिए DLF, जहां पे फ्राइडे को हमने देखा था लगभग 3% की तेजी थी, पर अब एक ये शानदार ब्रेकआउट स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। प्रशांत का मानना है कि 900 तक और 915 के लेवल्स दिखा सकता है। और दूसरा काउंटर है जुबिलेंट फूडवर्क्स। एक तरफा चाल हमने इसमें ऑलरेडी देखी है, पर अभी भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रशांत को चार्ट्स पे। यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। प्रशांत के जो टारगेट्स हैं वो 710 रुपए के आ रहे हैं। हम देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त एक्शन दिखाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है समझने का कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे आई है रिपोर्ट, और ये पूरी लिस्ट लेकर वरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो शुरुआत करूँगा मैक्रोटेक के साथ, और यहाँ पे नमूरा की तरफ से रिपोर्ट है। कवरेज की शुरुआत है और प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं 1600 रुपये के आसपास के। ये कह रहे हैं कि अर्निंग विजिबिलिटी जो है इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है और ये अनुमान लगा रहे हैं कि FY 25-26 तक प्री सेल्स ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास साल दर साल बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और री रेटिंग ट्रिगर जो है काफ़ी अच्छे इस काउंटर के, इसके लिए इनिशिएट किया है कवरेज। ग्लेनमार्क लाइफ, यहाँ पे कोटक की रिपोर्ट है। हालांकि डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी से रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 950 से बढ़ा के 1265 का किया है। इनका कहना है कि पिछले 1
महीने में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 30% के आसपास की रैली देखने मिली। बेसिकली जो बायोसिक्योर एक्ट के बारे में आया है उसके बाद स्टॉक में रैली देखने मिली और काफ़ी हद तक जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो अभी स्टॉक में फैक्टर्ड इन है। इसके लिए टारगेट ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने जो व्यू है उसको घटा रहे हैं, बाय से अब रिड्यूस का कर दिया है और थोड़ा बहुत डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं FY25 के एस्टिमेट्स पे। हीरो मोटो पे UBS की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मेंटेन किया है सेल का कॉल, प्राइस टारगेट भी मेंटेन किया है 3350 का, करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। अब ये कह रहे हैं कि होंडा काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हीरो को रिप्लेस कर लेगा FY25 में नंबर 1 पोजीशन पे। इसके अलावा होंडा की जो डीलर इन्वेंट्री है वो हीरो के एट पार आ चुकी है। स्कूटराइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दो चीज़ जो है वो हीरो को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली है, ये UBS का कहना है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि UBS के हीरो पे रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। HUL पे बोफा की रिपोर्ट है, मेंटेन किया बाय का कॉल 3010 का टारगेट है इनका कहना है कि ग्रेजुअल पिकअप देखने मिल रहा है, स्टेबल मार्जिन्स रहेंगे और लॉन्ग टर्म में कंपनी बोल रही है कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अभी भी पॉसिबल है। एक्सिस पे CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 1400 का है। ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक्सिस कह रहा है कि जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है वो 3 से 4 बेसिस परसेंटेज पॉइंट जो है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो ये करेंगे और ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी आई है और ये इंडियन मार्केट पे थोड़ा कॉशियस है। बेसिकली स्मॉल मिड कैप्स पे, इंडस्ट्रियल पे, ग्लोबल साइक्लिकल्स पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े कॉशियस है। कंजम्पशन पे थोड़े ज़्यादा बुलिश है, वहाँ पे इनको ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं। कॉशियस क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज आए हैं अभी तक इंडियन मार्केट में वो अनसस्टेनेबल है। गवर्नमेंट थोड़ी बहुत पॉपुलिस्ट हो रही है। लॉन्ग टर्म केपेक्स साइकिल पे इनका व्यू अनचेंज है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। रिलायंस अंबर एंटरप्राइजेस पे इन्होंने अपना वेट घटाया है, रिप्लेस किया है L&T को सीमेंस के साथ लोअर वेट के साथ। एमक्योर फार्मा इंडिगो को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है और HDFC बैंक का वेट जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो जेफरीज ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी कुछ बदलाव किए, लेकिन इंडिया पे ये थोड़े कॉशियस है। बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे रहेगी नज़र, पर आइए कुछ एक स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और प्रशांत, एक बार शुगर काउंटर्स से आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आज एक और पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है जहां पे सरकार ने हेवी मोलासिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और साथ ही एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की भी मंजूरी दे दी है। हम देख सकते थे कि दिसंबर 2023 में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि बी हेवी मोलासिस का उपयोग जो है अब काफ़ी सारी चीज़ों में नहीं होगा और इसके चलते कई सारे स्टॉक्स की पिटाई भी हुई। बट अब धीरे धीरे करके जो है कई सारे स्टॉक्स इन पूरे सेक्टर के लिए जो एक अच्छी खबर का दौर चालू हो गया है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत, खास तौर से बलरामपुर चीनी पे आप राय दीजिए क्योंकि देखिए एक F&O का स्टॉक भी है पर हमने इसमें ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम देखा हुआ है। 600 के भी ऊपर एक बार गया था पर अब थोड़ी सी इसमें पिटाई ज़रूर हुई है स्टॉक की। पर क्या यहाँ पे फिर से एक मौका है प्रशांत री एंट्री का, या फिर अभी थोड़ा सा चार्ट्स इतना भरोसा नहीं जता रहे? तो सृष्टि, यहाँ पे अगर हम देखें एज अ सेक्टर, मैं यहाँ पे ना कभी रेकमेंड करता हूँ ना खुद इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें पिछली बार जब न्यूज आई थी मेरे हिसाब से वो करीबन अगस्त एंड पे 30 या 29 अगस्त को वहां पे गैप अप हुआ और उसके बाद हम जो उसके पहले की रेंज थी उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे। आप चाहे बलरामपुर चीनी देख लो या कोई छोटे मझोले जैसे कि रेणुका शुगर हो या कोई द्वारिकेश हो, आपको सेम पैटर्न नजर आए। और इसमें ओवरऑल भी अगर हम देखें पिछले 2 सालों में जहां मार्केट में रैली होके काफी अच्छे स्टॉक्स में रिटर्न्स मिले, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में, वहां ये सेक्टर पूरी तरह से अंडर परफॉर्म किया हुआ है और टोटली न्यूज बेस्ड इसमें ट्रिगर्स आते हैं। पर अगर कोई बलरामपुर चीनी स्पेसिफिक काम करना चाहे तो एक क्लियर सलाह होगी कि 545 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। अगर ये 545 के नीचे क्लोज हो तो इसमें वीकनेस आएगी। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहे, आप पोजीशन बना सकते हो। और ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 585 580 ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। पर बलरामपुर चीनी पे आपको नज़र रखनी है। 545 के अगर नीचे जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस गहरा सकती है, पर अगर उस लेवल को होल्ड करते हुए दिखा तो उसके बाद 580 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो फेस ज़रूर कर सकता है। तो ये 545 के लेवल्स पे आप
जरूर ध्यान रखिए। शुगर काउंटर्स पे रहेगी नज़र, पर इसके अलावा आज लॉरस लैब पर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी हैदराबाद फैसिलिटी को जो है यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। इस स्टॉक में भी एक एक्शन हमने ज़रूर देखा था। एक बार देवांग क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और कौन से लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक। लॉरेस साहब की बात करें स्टॉक में हमने देखा है कि मीडियम टर्म चार्ट पे स्टॉक ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 525 530 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 490 का रखना चाहिए, तो बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रख सकते हैं लॉरेस लैब में। लॉरस लैब पे भी बाइंग ऑन डिप्स कह सकते हैं। देखिए डिफेंसिव का अभी साथ पूरा मत छोड़ना, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बाजार एग्रेसिव नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई लगा दिया, इससे एग्रेशन और क्या चाहिए मार्केट का। बैंक निफ्टी भी आपको 51,000 से 52,000 तक आ रहा है और ऊपर भी और जाने की प्रोबेबिलिटी है, इससे एग्रेशन में क्या चाहिए। बट फिर भी आप पूरी तरह से इस डिफेंसिव वाले पॉकेट से बाहर मत निकलो, जिसमें फार्मा है, जिसमें एफएमसीजी है। एफएमसीजी का तो चलो समझ में भी आता है कंजम्पशन का, कि सामने फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, मॉनसून कंप्लीशन है, फिर आपके पास एक राउंड का इंसेंटिव्स वगैरह आता है, एक सैलरी क्लास पूरी होती है जिसको इंसेंटिव्स वगैरह क्लोट होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें। मैं अब इस पर नहीं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन पे कि कहाँ कहाँ पे इस समय उनका सबसे बेस्ट सीज़न होता है टिपिकली। बट फिर भी आप फार्मा से भी बात मत जाना, क्योंकि फार्मा के अंदर जो चर्निंग हो रही है ना, वो बड़ी ऐतिहासिक हो रही है। उसके अंदर कुछ खबरें तो ऐसी हो रही है, जैसे सृष्टि हमको लास्ट टाइम बता रही थी कि भाई चाइनीज़ कंपनीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे स्ट्रेटजिक लॉ लेके आए जा रहे हैं, जिससे कि इंडियन कंपनीज़ को भविष्य में बेनिफिट हो सकता है। और वो बिज़नेस इतना बड़ा है कि वो 10 टाइम्स ऑफ द बिज़नेस भी इनके हो सकते हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रेटजिकली प्ले करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा मार्केट में वो सारे शेयर्स चेक करवा लेता हूँ मैं जिनके पास कल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी, क्या वो और चलेंगे। एक शेयर का नाम था ओरेकल फाइनेंस, 5.5% चला हुआ शेयर है, बढ़िया है, और ये शेयर करीब करीब पहुंच चुका है 12,500, 12,200 समथिंग का शेयर हो चुका है। प्रशांत, आज इस शेयर को और ट्रेड करने की ज़रूरत है। इतना चलने के बाद नए वालों की हिम्मत जवाब दे देती है, बहुत दिलेर लोग होंगे जो इस तो अभी भी ट्रेड कर पाएंगे। तो डिम्पी जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है और ये पहले भी काफी बार रेकमेंड भी हो चुका है, मतलब डिस्कस हो चुका है शो पे। ओवरऑल मैं स्टॉक पे काफी बुलिश हूँ। अभी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स काफी वक्त से, मतलब 4-5 दिनों पहले ही वॉल्यूम्स चार्ट पे नजर आए थे, प्राइस ब्रेकआउट बाद में नजर आया है। मुझे लग रहा है अब इसको इस लेवल पे चेज नहीं करना चाहिए, एक डिप की जरूरत है, करीबन 12,100 150 के आसपास अगर मिले तो ठीक है, वरना अभी वेट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो है वो बहुत कंफर्टेबली होल्ड करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक और अच्छे मूव दे सकता है यहाँ से। ठीक है, ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी है, क्योंकि सोना अपने रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है, आज भी हमने वो टॉप जो विंडोज़ काटते हैं 4 विंडोज़, उसमें भी ये बात हम जिक्र कर रहे थे। तो गोल्ड फाइनेंसिस कंपनीज में अभी भी पोजीशन रखे प्रशांत, ये मुथूट और मन्नापुरम दोनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि एक जो ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली आई है, स्पेशली मुथूट फाइनेंस में, और गैप अप हुआ था, वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना होगा। और जो 2 दिनों पहले की क्लोजिंग थी, यानी करीबन 1980-90, इस जोन के नजदीक अगर मिले तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो। आपकी रिस्क डिफाइंड है, तो आपकी रिस्क होगी क्लियरली 1960-65 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो उसके जितने नजदीक मिले वो एक बेहतर एंट्री होगी, और वहां से आप जो स्विंग हाइज बने हुए थे करीबन 2080 2075, इन्हीं को फर्स्ट टारगेट मान के चल सकते हो। सो आपको सिर्फ लोअर लेवल्स पे रह के रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा बेहतर बनाना है। आप ये कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना है, शेयरों से बाहर नहीं जाना। देखिए मैं सारे वो पॉकेट ढूंढ ढूंढ के आपके लिए रख रहा हूँ जहाँ पे मार्केट का एक्शन है, ट्रेंड है, फोकस एरिया बहुत ज़्यादा है, सौदे वहीं मिलेंगे। आपको लेना है लो, नहीं लेना भले छोड़ दो। ऐसे बाइंग ऑन डिप्स आया नहीं करेंगे ट्रेड। हम रिपोर्ट्स पर हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन एक शेयर के बारे में जरा चर्चा करते हैं प्रशांत जी, वो है एचडीएफसी बैंक का। हमने शुक्रवार को एक रिसर्च में दिखाई थी दर्शकों को कि अगस्त में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 8,200 करोड़ रुपए की अपनी स्टेक बेची है, उसमें बड़े बड़े फंड्स के नाम हैं। आप जरा इसका चार्ट जरा चेक करके बताइए, 1,650 रुपए के पास है। यहां से किस तरह की चाल आप देख रहे हैं शेयर की?
अभिषेक जी, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा। मेरी यहाँ पे पर्सनल पोजीशन है और मेरा नजरिया लंबी अवधि के हिसाब से बुलिश है, बट मैं स्पेसिफिक कोई इस पे राय नहीं दूंगा बिकॉज पर्सनल पोजीशन यहाँ पे है मेरी, तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक ठीक है। देवांग, आप कोई व्यू दे पाएंगे इस पर? एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक हम देख रहे हैं कि काफी एक लंबे टाइम से एक रेंज बाउंड रहा है। 1675 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रेक करता है तो पॉसिबल है 1700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट 1630 का बन रहा है, तो 1675 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी स्टॉक को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पर ये व्यू। शुक्रवार को हमने एक चीज देखी जो कि गुरुवार को मिसिंग थी, वो था रियलिटी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन। शुक्रवार को हमने देखा कि डीएलएफ हो, मैक्रोटेक हो, सारे के सारे शेयर चले। दो शेयर जरा आप चेक करके बताइए प्रशांत जी, डीएलएफ और मैक्रोटेक दोनों में से आपको मजबूत क्या लग रहा है? आज रिकमेंडेशन है, सबसे पहले दो पिक्स जो मैंने दिए तो डेफिनेटली वो मेरे बाय लिस्ट में जाता है। जहां तक मैक्रोटेक की बात है, यहाँ पे आपको बेस फॉर्मेशन नजर आएगा फॉर श्योर, सो यहाँ एक्यूमुलेट किया जा सकता है। करीबन हम 1230 के आसपास क्लोज हुए थे। आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 1180 1185, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए और स्टॉप लॉस में छेड़खानी मत कीजिए। यहाँ से एक बार 1260 1265 के लेवल क्रॉस हो तब डेफिनेटली इसमें भी मोमेंटम आना शुरू होगा और आप करीबन 1300 1320 तक जा सकते हो। सो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है, बट अगर दोनों में एक चुनना हो तो मेरे लिए डीएलएफ ज्यादा बेहतर सेटअप। डीएलएफ बेहतर है मैक्रोटेक के मुकाबले। डीएलएफ की टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपके स्क्रीन पर हैं। एक शेयर जोमेटो, जिसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई बने थे गुरुवार के दिन। शुक्रवार का सत्र उतना अच्छा नहीं रहा, ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पर शेयर आकर ये बंद हुआ 273 रुपए के आसपास। खबर ये आ रही है कि स्विगी, जो इनका सबसे बड़ा राइवल है, वो कंपनी इस हफ्ते आईपीओ के लिए अर्जी दे सकती है और जो आईपीओ होगा करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ हो सकता है। जोमेटो के चार्ट्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं प्रशांत जी, जरा आप ये बताइए, क्या ये बाय ऑन डिप्स करना है या फिर चल बहुत गया है तो थोड़ी सी दूरी अभी बना लेना ठीक है इससे? अब जी अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। एक पोजिशनल अप्रोच रखना होगा, ट्रेडिंग अप्रोच नहीं रख सकते स्टॉक में। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 255 क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। जब तक 255 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। आईटी स्टॉक्स में भी हम देखने की लगातार तेजी हो रही है। शुक्रवार को हमने देखा कि विप्रो जो है लीड कर रहा था और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जिस तरह से बढ़िया सेंटिमेंट है। आप देखिए नेस्डेक लगातार 5 दिन चल गया है, करीब 1200 पॉइंट की रफ्तार हमने देखी है नेस्डेक में, और उसने ट्रिगर किया है भारतीय शेयरों को भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जून से देखेंगे तो 25%, 30%, 35% तमाम स्टॉक्स चढ़े हैं। क्या अभी आईटी स्टॉक्स और चढ़ेंगे या फिर सेल ऑन न्यूज कहने की हो जाने वाला है अगर यूएस फेड की तरफ से रेट कट का ऐलान हो जाता है तो? जरा ये समझते हैं। हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं। गौरांग शाह, जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आईटी को लेकर व्यू क्या है सर? इस पर जरा राय भी दीजिए सेक्टर पर, और कोई पसंद अगर हो तो शेयर भी बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सकारात्मक सा रुझान लेकर के चलने की हमारी राय होगी, पहले भी थी, आज के तारीख में है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के मेरे ख्याल से इस हफ्ते 18 तारीख को मेरे ख्याल से ब्याज दरों की कटौती की संभावना लग रही है। 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान है, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति और हालात है, मेरे ख्याल से अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो ये मेरे ख्याल से दोनों हाथों से ये पूरे अमेरिका के बाजार और विश्व भर के बाजार इसका स्वागत करेगा। ब्याज दरों को कटौती को लेकर के हमारा आकलन ये कहता है कि ये एक सकारात्मक सा संदेश होगा आईटी क्षेत्र की कंपनियों के लिए। ये एक ही सांस में ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक के मान्यता काफी लंबे समय से ये थी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में स्थापित आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर भी स्थानीय मार्केट में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उभरी है जिसका लाभ आईटी क्षेत्र की कंपनियां उठाती है, और अमेरिका को छोड़ करके यूरोप और बाकी अन्य
मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। तीसरे तिमाही के पश्चात यानी कि इस वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में ये जो सुधार की गति है अभिषेक, हमें लग रहा है कि ये और तीव्र होगी। और लक्ष्यांक को लेकर के तो अभी हम परिस्थितियां ऊपर के तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में यानी कि तीसरी तिमाही के बाद इसकी गति भी काफी तीव्र और तेज हो जाएगी। पसंदीदा स्टॉक कौन से हैं? तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, ये सूची है दिग्गजों में। छोटी मझौली आईटी कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, और एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से आज से कुछ ही महीने पहले लिस्ट हुई थी, 585 का फ्लोर था, टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब फिर से प्रयास कर रहा है जो लिस्टिंग के पश्चात इसने 1400 के आसपास के स्तर बनाए थे वहां पर जाने के लिए। ये एकदम से नहीं होगा, लंबी अवधि के लिए होगा, नतीजों के आधार पर हमारा अनुमानित आकलन है। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स हम आपके सामने और भी रखते हैं, लेकिन इसके बाद तो हम आपके सामने वो क्वेश्चंस भी रखेंगे जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं आज आईपीओ को लेकर। देखो 4 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया उन्होंने, हालांकि बाद में तो ऐसा आजकल लगता है वापस आ जाता है पैसा, यानी कि जितने को मिले उतने वो मिले, जिनको नहीं मिला, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं मिला, वो वापस आ जाएगा पैसा। बट हाँ, फिर भी 1 मिनट के लिए तो मार्केट को भी तो यही फंड अगर मार्केट में घूम के पैसा लगा दो तो देखो कितना बड़ा मूवमेंट आ जाती है। खैर, इस सब पे अभी हम चर्चा करेंगे। आपके मन में 3-4 क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके जवाब गौरांग भाई अब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा टेक्निकल एनालिस्ट से 2 क्वेश्चंस और ले लेता हूँ। ऐसे शेयर्स जो कि आज भी क्या अपना दमखम दिखाएंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक शेयर है कैनफिन होम्स, बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रशांत, आप देख रहे होंगे शेयर को, प्राइस एक्शन भी ठीक है। कैनफिन होम्स के बारे में जरा देख के बताइए। डिम्पी जी, यहाँ ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी पिछले हफ्ते, बट हम क्लोज बिल्कुल रेंज में हुए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो हाई बने हुए करीबन 950, इसके ऊपर बाय करना चाहिए, मोमेंटम मिल सकता है। या दूसरी रणनीति होगी कि एक डिप मिल जाए, डिप का मिलनी चाहिए तो रेंज के निचले लेवल पे, यानी करीबन 910 के आसपास। इन लेवल्स के आसपास मिले तो ही 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, यानी 1% रिस्क से आप लॉन्ग जाइए, या तो 950 के ऊपर या 910 के नजदीक। ठीक है, डन। एक चीज़ मैं ज़रा और पता कर लेता हूँ, वो पता करते हैं हम दिवांग शाह से। दिवांग, एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इस हफ्ते योगदान क्या रह सकता है, ज़रा जज कर सकते हो आप चार्ट से, और मेरे को एक स्टॉप लॉस इस हफ्ते के टारगेट देना, पूरे हफ्ते के टारगेट देना। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉप लॉस और पूरे हफ्ते के टारगेट। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो स्टॉक में हमने देखा है काफी एक रेंज बाउंड हमें देखने मिला है काफी टाइम से। स्टॉक जो वीकली जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए 2850 ये सपोर्ट है वीकली के लिए। अपसाइड अराउंड जो है लेवल्स है अराउंड 3080, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। डन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने पता कर लिया। HDFC से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, HDFC के बारे में आपको आइडिया लग गया। कुछ न्यूज़ वाले शेयर सृष्टि बैक टू बैक आपसे पूछ रही है एक्सपर्ट से, ताकि आपको उसका भी आइडिया लग रहा है। गौरांग सर से हम थोड़ा IPO मार्केट से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट जरा पता कर लेते हैं, यानी कि उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस असल में मेरे नहीं हैं, वो क्वेश्चंस व्यूअर्स के भी हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि पहला तो देखो, IPO में लगाएं या नहीं लगाएं वो समय निकल चुका है, वो तो लग गया, लिस्टिंग होने को तैयार है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस दूसरे तरह के मार्केट में चल रहे हैं और उनका जवाब गौरांग भाई देंगे। गौरांग भाई, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में रीड किया हुआ है ना, तभी पूछें आपसे फिर। जी हाँ, पढ़ा भी है। मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारोबार को लेकर के IPO के पहले जो आपके चैनल पर और बाकी अन्य माध्यम पर आकर के बातें की थी। देखिए डिम्पी, एक चीज यहाँ पर समझना ये अनिवार्य होगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्षेत्र है, HFC क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले से ही काफी सारी कंपनियां मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज भी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस उपलब्ध कराती है। लेकिन ये देखना है कि आगे बढ़ते हुए हाल में जो परिस्थिति और समय है और आने वाला भविष्य का जो समय होगा, वहां पर कितना बड़ा मौका है। तो
ये मार्केट मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 12 या 15% प्रति साल के रन रेट से बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। दूसरे तरफ अनुमानित अंदाजा आकलन ये लगाया जा रहा है कि ये साल के अंत तक दिसंबर 2024 या अगले वर्ष के पहले 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च में महंगाई दर 4% के नीचे आ जाएगी और ये वहां पर रहेगी लंबे समय तक, तो ब्याज दरों में कटौती हमारे यहाँ पर होगी। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और आज के तारीख में ये बजट के पश्चात लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि निवेश के लिए नहीं लेकिन खुद के रहने के लिए घर खरीदे, और अफोर्डेबिलिटी भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक बढ़ रही है। ये पूरा अगर समीकरण मैं आपके सामने रखता हूं तो मेरे ख्याल से पहले तो काफी सालों बाद बजाज ग्रुप के तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है और 70 रुपए का ऊपरी स्तर है। मेरे ख्याल से ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, और नतीजों के आधार पर काफी बेहतर रुझान आ सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे ना 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में ये पता करना चाहता हूँ। आपने कहा ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 3 क्वेश्चन जो लोगों के मन में चल रहे हैं मैं आपको वो सामने आपसे रखता हूँ सर, आप जवाब देते जाइएगा, सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं तो क्या मेरे को रखना चाहिए या फिर इसको मैं बेच दूँ? मेरा ये पहला क्वेश्चन है। मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं, क्या मेरे को रखना चाहिए या मैं इसको बेच दूँ सर? आपका जवाब। इसके ये प्रश्न का उत्तर मैं 2 तरीके से दूंगा डिम्पी जी। पहला तो अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेश नहीं किया है, बाजार में से कर्ज पे से पैसा उठा करके निवेश नहीं किया है, आपका खुद का पैसा है, समय की पाबंदी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा डिम्पी के हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में खास करके ब्याज दरों की कटौती आते हुए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका होगा। लोन बुक ग्रोथ होगी, ग्रॉस नेट एनपीएस जो है वो सीमित दायरे में है, कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है, और लिस्टिंग गेन्स को लेकर के तो मैं सक्षम भी नहीं हूं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी नतीजों के आधार पर। अब आप अपनी सोच और विचारधारा का प्रयोग कीजिए और ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर जल्दबाजी नहीं है तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी आपने बैक टू बैक दे दिया। सर मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मेरे को शेयर मिले ही नहीं, तो जब लिस्टिंग होगी तो मैं खुलते ही बजाज फाइनेंस के शेयर्स को प्लस कर लूँ सर? खुलते ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होऊंगा अब तो मैं, जो भी मिलेगा गैप मिलेगा, आप क्या करें, तो मैं खुलते ही प्लस कर लूँ सर? तो ये जो शब्द मैंने उतावलापन का जो प्रयोग किया, जो शब्दावली का प्रयोग किया डिम्पी, ये मात्र उस समय धारा को आधारित नहीं है। बाजार में भी मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि उतावलापन नहीं करना चाहिए। हाँ, मुनाफा समेटने के लिए आपको उतावलापन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपके जो अनुमान थे उसके आधार पर आपको मुनाफा मिल रहा है। जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो आंकड़े हमारे और आपके समक्ष में, मेरे ख्याल से उत्साह बहुत होगा लिस्टिंग के समय पर आज मेरे ख्याल से। और यहां पर भी मैं वही कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिए, उत्साह को थोड़ा ठंडा पड़ने दीजिए। वो ऐसा होता है ना डिप्पी, जब आप सोडा की बोतल खोलते हैं तो एकदम से ऊपर आ जाता है सोडा और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ा चीजों को मेरे ख्याल से सही विचारधारा, सोच समझ को ध्यान में रखते हुए, आकलन करते हुए आपको कामकाज करना चाहिए। खास करके शेयर बाजार में निवेश को लेकर के कभी उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि खुलते एकदम से उतरने के उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने आपने दे दिया हमको कि नहीं, थोड़ा बने रहिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि मौका देख के जब आपको लगे कि ठीक है आपके थोड़े पैसे बन गए हैं तो आपको बुक भी करना है तो आप बुक भी कीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मोटा मोटी थे। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करना चाहता था, आप सीधे लेवल्स पे तो नहीं बताओगे, लेकिन सर मैं थोड़ा इनडायरेक्टली अगर आपसे पता करूँ तो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए मैं इसको लेगेसी के तौर पर रखना ही चाहता हूँ, मेरे को आज लिस्टिंग गेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ सर इससे?
मैंने आपको चलिए आसान कर दिया इस क्वेश्चन का जवाब। अब मेरे को शुरुआती गेन उठापटक ये सबसे नहीं मतलब, मेरे को एक साल में कितना रिटर्न दे सकता है सर, इसका कुछ बेसिक आंकलन दे सकते हो आप? लिस्टिंग के बाद रिटर्न कितना दे सकता है? 50%, 60%, 20%, 100%? देखिए डिम्पी, मैं बहुत ही कम उम्मीद रखता हूं। उस उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अगर आप अनुमान लगाते हैं और फिर उस पर खरा नहीं उतरता है तो आपको मायूसी और निराशा हाथ लगती है। तो मेरे ख्याल से नतीजों को ध्यान में रखते हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं उसका अगर मैं आकलन लगाता हूं तो 15 से 20% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये निरंतर सालाना नहीं होगा, कुछ साल में, कुछ वित्तीय वर्ष में अनुमान से ऊपर आ सकता है, कुछ वित्तीय वर्ष में अनुमान से नीचा आ सकता है। ये निर्भर करता है कि कंपनी कामकाज कैसे करती है और शुद्ध मुनाफा कैसा आता है। एक चीज और वास्तविकता में ये ध्यान में रखनी चाहिए डिम्पी, के शेयर के दाम निर्धारित और आधार होता है कंपनी के नतीजे, शुद्ध मुनाफा और उनका आय जो है वो कैसे आती है। अगर ये निराश होते हैं तो शेयर के दाम भी निराश करेंगे। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो शेयर के दामों में आपको अच्छा ऊपरी तरफ का स्तर और अनुमानित जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर, लेकिन एक संभव अनुमानित 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। देय निर्भर होगा नतीजे कैसे आते हैं। बजाज हाउसिंग पर ये लिस्टिंग से पहले विस्तार से चर्चा 9:45 पर वो प्री ओपन के जब सेटल होंगे लिस्टिंग की, वो आपको हम दिखाएंगे। उम्मीद करके पूरा का पूरा स्ट्रीट ये चल रहा है कि डबल होगा ये शेयर लिस्टिंग पर, यानी कि 70 रुपये का जो भाव है ना, हो सकता है कि लिस्टिंग आपको देखिए 140 रुपये या फिर 150 रुपये के आसपास भी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी हैं, कह रहे हैं कि अगर 150 के आसपास अगर हो जाता है तो थोड़ी सी आप प्रॉफिटिंग कर लीजिए। अगर उसे उतना नहीं होता है तो आप चाहें तो इसमें लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत है नहीं बजाज हाउसिंग के इस IPO में। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं शो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं। शिवांगी, बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप? जी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। बाजार अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चेयर करते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने लास्ट वीक अब्सॉर्प्शन देखा है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम जो कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि हम आज इस वीक थोड़ा वॉलेटाइल क्यू जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेड के एक मीटिंग आउटकम के वजह से, पर ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है ग्रेविटा पे। ये स्टॉक ने एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में और अपने एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट होल्ड करते हुए दिख रहा है। एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 2700 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2485 के एक स्टॉक के साथ। जरा आपसे शिवांगी व्यू लेते हैं। उसमें एक शेयर है बैंकिंग में, क्योंकि देखिए बैंकिंग में भी सेलेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं है। HDFC बैंक उस रफ्तार से चल नहीं रहा है। ICICI बैंक 1250 रुपये के आसपास तक गया, क्या वहाँ पर ब्रेक लगेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक्सिस बैंक को लेकर कहने की एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा कि ये एक बड़ा लीडर हो सकता है बैंकिंग स्पेस में। CLSA की इस पर रिपोर्ट भी आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1400 रुपये का लक्ष्य भी है एक्सिस बैंक के लिए, 1250 रुपये का भाव। क्या इसमें ट्रेड के लिहाज से भी पोजीशन ले सकते हैं शिवांगी? जी बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक देखने को जरूर मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे ज्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स के साथ रहे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ क्लियरली नजर आ रहा है। क्योंकि जो FIIs का इन्फ्यूजन है, जो बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखा है, तो डेफिनेटली वो हैवी वेट्स की तरफ ज्यादा आएगा। एक्सिस बैंक डेली बेसिस पे भी एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके होल्ड करते हुए भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएटली 1250 और फिर हम 1275 तक के टारगेट यहाँ देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करें। 1190 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, पर ऑफ कोर्स एक फेड मीटिंग की वजह से जो वॉलेटाइल क्यूज रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए। एक्सिस बैंक पर ये व्यू।
गौरांग सर, आपसे जरा ये क्रूड रिलेटेड कंपनीज पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी में हमने देखा कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव चला गया था, लेकिन जैसे क्रूड कमज़ोर हुआ, ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% की नरमी आई, ओएनजीसी का भाव भी गिरा 290 रुपये के आसपास। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला गौरांग सर शेयर है क्या? और ओएमसीज को लेकर भी जरा अपना व्यू शेयर कर लीजिएगा। तो अभिषेक 330 के लक्ष्यांक है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से। इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम कंपनी जिसे कहते हैं या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज आप कह सकते हैं। इन पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से ओएनजीसी को कुछ कुदरती भंडार मिला था तेल और गैस का KG-D6 बेसिन में, और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आपने प्रश्न पूछा है, तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL और IOC, ये तीनों पर ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए अभिषेक, ये समझना होगा आप DT नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि जब कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है। जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो एडजस्ट होना होता है और फिर उस पर मार्जिन्स, रिफाइनिंग मार्जिन्स के ऊपर उसका असर पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो और एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल इस स्तर पर आया। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वहां पर टिका रहे, खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के वो ज्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि ये एक वजह हो सकती है कच्चे तेल में जो ठंडापन आया है उसमें फिर से उबाल आने के लिए। समझा कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या कुछ करना है, और गौरांग जी ने हमें अच्छे से बताया भी कि क्रूड के मूवमेंट से कैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को और साथ ही ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ना करें, माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से आप उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इस पे खास तौर से ध्यान रखना है। ओएनजीसी को लेकर राय दी, पर आज जो कि पूरी नज़र है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग पे, क्योंकि शानदार लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है और आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग की पूरी तैयारी है। उसके कुछ जो फर्स्ट विजुअल्स हैं वो अभी फिलहाल हमारे पास आते हुए दिखे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे कि जहां पे कंपनी के बॉस संजीव बजाज जो हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पर कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में जब लिस्टिंग होगी, किस तरीके की लिस्टिंग होती है और उसके बाद क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, ये सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। पर अभी गौरांग जी से हमने विस्तार में समझा कि जिनको IPO लगा है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके की उम्मीद करें, ज़्यादा उतावलापन इन स्तरों पे लिस्टिंग के बाद ना दिखाएं, पर जी हाँ लंबे समय में क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है या क्या कुछ उम्मीद लगा के चलनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें ट्रैक करनी है, ये सभी चीज़ें हमने ज़रूर समझी। पर इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे आज एक्शन दिख सकता है, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। फेड की मीटिंग है, हम देख ही रहे हैं कि कुछ एक सेलेक्ट कमोडिटीज़ में जैसे कि गोल्ड सिल्वर में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन है। हम बात भी कर रहे थे कुछ गोल्ड फाइनेंसर्स की, पर इसके साथ ही कुछ मेटल स्टॉक्स पर भी एक बार शिवांगी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ सेलेक्ट मेटल्स भी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं। शिवांगी, ऐसे में कोई मेटल स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करता हो, और ख़ास तौर से एक बार वेदांता पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि कुछ हफ्तों से हम इसकी भी चर्चा कर रहे थे। ये स्टॉक 450 के ऊपर होल्ड कर रहा है शिवांगी, पर क्या इन स्तरों पर भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे हम ले सकते हैं? जी, मेटल स्पेस में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है, रिकवरी है। मेरा यह मानना है कि मेटल्स जो है काफी हफ्तों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चलना शुरू कर रहे हैं। एक जरूर एक पुल बैक मूव है, एक बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रही है लोअर जोन्स के आसपास से। तो डेफिनेटली ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। वेदांता स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 470 के नेक्स्ट जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। बट मेरा यह मानना है कि मेटल स्पेस जो है काफी वॉलेटाइल रहता है, तो स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड करें।
और ये पूरे सेक्टर को क्लोजली वॉच आउट करें। स्विंग ट्रेड के लिए डेफिनेटली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेड के लिए आप नज़र ज़रूर लगा सकते हैं, खासतौर से वेदांता पर भी शिवांगी ने अपनी राय दी। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक्स, और 9 नवरत्न स्टॉक्स की लिस्ट लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो शुगर स्टॉक्स खासकर कि बलरामपुर चीनी मिल्स फोकस में रहेंगे। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया शुगर मिल्स को प्रोड्यूस करना रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ये शुगर केन और बी मोलेसेस से आ रही है। और याद रखिए 2023 में, लास्ट ईयर अब बात करें दिसंबर में, तो ये बैन हो गए थे। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आपके शुगर स्टॉक्स के लिए है। अदानी पावर, अदानी ग्रीन भी फोकस में रहेंगे, जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के डिस्कॉम ने इनको 6600 मेगावाट का जो है इंपॉर्टेंट सोलर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट का LOI दिया है। LOI होता है लेटर ऑफ इंटेंट। जाइडस लाइफ की बात करें तो एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है इंजेक्टेबल्स के लिए US के मार्केट में। और वही अगर हमारा चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो FMCG स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, खास करके HUL और GCPL। यहाँ पे जो है थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है, क्योंकि भारत ने जो है इंपोर्ट टैक्स जो होती है क्रूड और रिफाइंड एडिबल ऑयल में, उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, लगभग 20% का टू बी प्रिसाइज। अगर बात करें जोमेटो का, तो यहाँ पे स्विगी ने जो है, मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते जो है 8400 करोड़ की IPO की अर्जी आ सकती है सेबी से, तो इस पे भी फोकस रखिएगा। फार्मा की बात करें तो लॉरस लैब्स भी बात फोकस में है, जहाँ पे उनको ज़ीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आया है उनके हैदराबाद के API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और ये एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारा 7वां स्टॉक नज़ारा टेक, 18 सितंबर को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी, जहां पे कंपनी फंड रेज कंसिडर करने वाली, और हाल ही में बड़े बड़े एक्विजिशंस गेमिंग स्पेस पे कंपनी कर रही थी। 8वां स्टॉक थर्मैक्स, जहां पे इनको 516 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है जिंदल एनर्जी से, और ये बॉयलर्स के लिए है। और हमारा आखिरी सेगमेंट बिग बोल्ड ब्रोकरेज कहेंगे, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स फोकस में रहेगा। नोमुरा की रिपोर्ट है, इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस रखता है 1600 रुपीज़ पर शेयर। आगे जाते हुए प्री सेल्स ग्रोथ का अनुमान है अगले 2 साल में 20% का, और ओवरऑल एक अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी दिख रही है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हमने समझे आज के नवरत्न स्टॉक्स पर। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स के पास एक बार फिर से चलेंगे। हमारे साथ शिवांगी गौरांग अभी भी मौजूद हैं, कुछ देर में और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गौरांग जी, एक बार आपसे हीरो मोटोकॉर्प पे राय जानना चाहेंगे। देखिए आज जो UBS की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस पे बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखी है, और लक्ष्य मौजूदा स्तर से काफ़ी नीचे 3350 के दिए हैं। गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे आप क्या नज़रिया रखते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे, क्योंकि देखिए UBS तो ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 में होंडा काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो हीरो मोटोकॉर्प को नंबर 1 की जो उनकी जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प स्टैंड करता है उससे रिप्लेस कर देगा, होंडा नंबर 1 हो जाएगा। पर क्या गौरांग जी, नंबर 1 नंबर 2 से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा? क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प अगर होंडा की सेल्स स्कूटर्स में या बाइक्स में आगे बढ़ेगी, तो हीरो मोटोकॉर्प भी उसी सेगमेंट में है, नंबर 1 ऑलरेडी है, वहाँ पे भी फेस्टिव सेल्स का भी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को क्या, अगर इस रिपोर्ट के दम पे कोई रिएक्शन आए तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? आपके कोई लक्ष्यांक हैं हीरो मोटोकॉर्प पे? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कभी कभी तो सृष्टि मुझे ना थोड़ा बहुत ये हास्य कवि सम्मेलन जैसा लगता है। ये जो कुछ रिपोर्ट आती हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, आज से हफ्ते 2 हफ्ते पहले किसी बहुत ही बुद्धिमानी जीव ने वोडाफोन आइडिया पर कुछ रिपोर्ट निकाली थी लक्ष्यांक को लेकर के। फिर यस बैंक के ऊपर कुछ रिपोर्ट निकाली थी लक्ष्यांक को लेकर के। फिर आज ये रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। मैंने तो इन सब रिपोर्ट का पहला पन्ना या पहला शब्द भी, जी हाँ गौरांग जी, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे याद है कि वोडाफोन आइडिया पे 2.5 रुपए के टारगेट्स आए थे, और उसके बाद देखिए कुछ प्रमोटर्स का भी हिस्सेदारी आई और स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त रिएक्शन था। तो मेरा इसीलिए आपसे सवाल था गौरांग जी, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, सेक्टर टेलविंड है, पर क्या ऐसे में इन्वेस्टर्स को जो है गिरावट में इसमें आना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प पे? मेरे ख्याल से बिल्कुल सृष्टि, और अच्छी बारिश मेघराज का आशीर्वाद रहा है।
कृषि उत्पादन अच्छा होने वाला है। आय ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में किसान भाई और बहनों की बढ़ने वाली है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों के क्षेत्र में, दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को सबसे पहले एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे हम कहते हैं सृष्टि को मिलता है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और आइशर मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है, इन चारों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और अगर इस तर्क को लेकर के जो हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर लेके आए हैं कोई बुद्धिमानी जीव, अगर गिरावट आती है तो विपरीत नजरिया रखिए और लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। मार्केट खुलने में ज़रा समय नहीं रहा है, 9:13 ऑलरेडी हो चुके हैं। 1-1.5 मिनट में मार्केट खुल जाएगा। ज़रा फटाफट से लेवल्स लेके आइए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के फ्रीज लेवल। पहले एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे निफ्टी आज ओपन कर रहा है। आपके स्क्रीन पे सब आता जाएगा, नोटिस करते जाइएगा। 50 पॉइंट ऊपर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मेरे को लग नहीं रहा कि 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर भी करेगा, वो नहीं हो रहा है। और फिलहाल तो एक रेंज के साथ ही बाज़ार की ओपनिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का, वो भी एक बार ज़रा लेके आइए। बैंक निफ्टी के फ्रीज लेवल्स आपको मिल जाएंगे और उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा बड़ा ओपनिंग आपको नहीं मिल रही है। ठीक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज बजाज हाउसिंग, बजाज फिनसर्व जरा देखिएगा जोर से, क्योंकि इनमें एक इनकी कंपनीज़ की लिस्टिंग और दूसरा थोड़े चले हुए शेयर्स भी हैं। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चेक करना। इसके अलावा आज आईटी कंपनीज़ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। वो अगर ठीक रहता है तो फिर बाज़ार में भी हेल्दी साइन रहेगा। आईटी और एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए जल्दी, और अगर आए भी तो दूसरा सेक्टर्स ऊपर हो गया है। बैंक निफ्टी आज 52,000 के ऊपर खोल रहा है। देखते हैं कि ये 52,000 के ऊपर कितना लेके आता है। आज गैप मिल रहा है, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज शुरुआत में 9 पॉइंट यानी कि 9 रुपये ऊपर खुलेगा, ये एक अच्छा साइन है। एचडीएफसी भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुल रहा है। 60 पॉइंट के बढ़त का पहला टिक बैंक निफ्टी पे आया। 17 पॉइंट की बढ़त का पहला टिक निफ्टी पे आया। 25,385 आज का लेवल है। मैं एक बार आज का हाई और आपका लो बता देता हूँ आपको। ओपन हुआ है 406 पे, हाई बना है 411 का। जब तक हम 411 के पार नहीं होते हैं तब तक निफ्टी अंडर प्रेशर रहेगा, ये बात क्लियर समझिएगा। दूसरा पॉइंट, आज का बैंक निफ्टी क्योंकि 52,000 के ऊपर हुआ है, 52,070 का करीब हाई बना है। तो अगर ये 52-70 के ऊपर वापस निकल जाता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा। निफ्टी के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप के इंडाइसेस भी ठीक लग रहे हैं, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक जरा दिखाते जाइएगा। ये हम कोर जो शेयर्स 6 शेयर्स चेक करते हैं जिनके पास 50% ऑफ द मार्केट वेटेज है। वो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना, ये 12 रुपये ऊपर है। अच्छी बात है कि 2900 से दूरी बनाएगा, अच्छा है। एचडीएफसी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तीसरा शेयर दिखाओ, टीसीएस इन्फोसिस, 0.5% टीसीएस ऊपर है, करीब 1/4% इन्फोसिस ऊपर है। एलएनटी देख लो और एचयूएल देख लो। एचयूएल 2.5% नीचे आ गया। बस यही एक पॉइंट है कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इन सेक्टर से निकल के चर्न होनी चाहिए। निकलने की बड़ी बात नहीं है, एचयूएल से बहुत पैसा बना हुआ है सबका, लेकिन एचयूएल से जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो पैसा कहाँ जाएगा, ये भी बड़े सेक्टर्स के अंदर ही जाए, तब अच्छा फ़ायदा होगा। मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ा काम कर सकता है आज के दिन, और काफ़ी हद तक एचडीएफसी पे भी दारोमदार है। ये दोनों ही शेयर आज अगर चल गए तो फिर आपका काम काफ़ी बनेगा। एलएनटी पे थोड़ी उम्मीद मेरे को कम है। टीसीएस इन्फोसिस ज़्यादा तेज़ी से क्रैक देंगे नहीं, ये चीज़ क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ शेयर ज़रा और चेक करते हुए चलते हैं और देखते हुए चलते हैं कि कहाँ पे कैसे ट्रेड आपको बनता हुआ नज़र आएगा। पहले आते हैं टॉप गेनर्स पे, यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप पहले उसको नोटिस कीजिएगा, फिर हम सेक्टोरल मूवमेंट भी लेके आपके सामने उतरेंगे। पहला निफ्टी के टॉप गेनर्स, ओएनजीसी करीब 1.25%, बजाज फाइनेंस करीब 1%, हिंडाल्को 1%, टाटा स्टील एंड टाटा कम्युनिकेशन के पास आधे से 0.25% की बढ़त है। जो मैं 5-6 शेयर आपको बड़े वाले बता रहा हूँ ना, इन बड़े शेयरों में मेरे को कहीं भी लीडरशिप नहीं दिखती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो परसेंटेज भी है वो कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, सिर्फ 1% के 2-3 शेयर आपको मिलेंगे जिनके पास है तेज़ी, जैसे टाटा स्टील, ओएनजीसी और बजाज फिनसर्व, काफ़ी हद तक हिंडाल्को या टाटा स्टील भी जोड़ लो आप, है ना। तो 4 शेयर्स हैं बस। अब आप कमज़ोर शेयर्स पे, ब्रिटानिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, एचयूएल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसमें मैंने बताया अभी उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सीमेंट वाली कंपनीज पे भी हो सकती है,
थोड़ा वहाँ पे भी देख के चलिएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें से एक हो सकता है। आज शुरुआती बढ़त, उसकी जो शुरुआती ओपनिंग जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। ठीक, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसने साल का हाई खुलते टेस्ट किया हो, ऐसा अभी तक तो कोई शेयर नहीं है। कुछ एक और शेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें एक BSC जो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो करीब 3% ऊपर। अडानी के 2 शेयर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन्स, 2-3% की बढ़त के साथ है। टाटा ग्रुप का एक और शेयर है टाटा टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है, वो भी आज 2-2.5% ऊपर है। जिन शेयर्स के अंदर आज साल का हाई लगा उसमें पिरामिल एंटरप्राइजेज, आपको ध्यान होगा अंशुल जैन ने आपको ट्रेड दिया हुआ है इस पर। फोर्टिस भी 1% ऊपर है। बजाज फिंसर्व भी करीब 0.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। तो गोदरेज CP, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, ये सारे FMCG वाले शेयर्स हैं। आज आपको दबाव इनमें दिखेगा। ये हमने आपको पहले भी नोटिस कराया था कि जब मार्केट एग्रेशन पकड़ लेगा, एक लेवल के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद कंजम्पशन पीछे हटेगा। तो कंजम्पशन आज पीछे हटा है। ये सारे के सारे शेयर वही कंजम्पशन के सूचक हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, जल्दी जल्दी नोटिस करते जाइएगा। प्रोड्यूसर साहब आप फटाफट से फायर कीजिए ताकि ओवरऑल मार्केट का आइडिया लग पाए कि इस बाजार के अंदर क्या हो रहा है। खैर, पहले निफ्टी का आएगा। निफ्टी के तो टॉप गेनर्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और इस बीच अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कितने शेयर बढ़ के कामकाज करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर सारे नहीं आएंगे। हाँ, तो स्क्रीन पर सारे शेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन जितने शेयर्स बढ़कर कामकाज कर रहे हैं वो बताओ तो 38 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। 12 शेयरों में नुकसान है, उसमें से कुछ एक शेयर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप। इसी तरह से बैंकिंग में, बैंकिंग आउट ऑफ 12 शेयर करीब 9 शेयरों के अंदर तेज़ी है और 3 शेयर आपको लास्ट के दबाव वाले दिख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा बढ़त परसेंटेज के हिसाब से कोटक बैंक में है, मतलब वेटेज के हिसाब से। और दूसरा मैं बताऊँ आपको वो है एक्सिस बैंक और तीसरा HDFC है। तो ये सब के सब आपको हेल्प कर रहे हैं। FMCG का इंडेक्स है, आप देख रहे हो 50% से ज़्यादा स्क्रीन इस समय रेड है और उसमें जो परसेंटेज कट है वो ज़्यादा गंभीर है। इमामी, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे कि सबको नीचे जाना पड़े। बट हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत आपको दबाव इनमें देखने को मिल रहा होगा। दूसरे सेगमेंट्स, मेटल्स ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहेंगे, डोमेस्टिक मार्केट ठीक है, फ्लो ठीक है, FIs ठीक है, तो मेटल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, हिंडाल्को, ये सब के सब शेयर्स ठीक है। परसेंटेज में ज़्यादा एग्रेशन नहीं होगा, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का, ऑटो का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वहाँ पे देखेंगे आप आइशर, अशोक लीलैंड के पास आधे % से ज़्यादा की बढ़त है। इसके अलावा आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर करीब ½ % से ज़्यादा का नुकसान है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिख जाएगी। और ये मिड कैप का इंडाइसिस है, इसमें अगर आप लास्ट के दोनों शेयर्स देख रहे हैं, बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है कि आज FMCG पे कंजम्पशन पे दबाव है। और इसके अलावा स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे, वहाँ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्मॉल कैप में, क्योंकि वो मार्केट के एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में शो कर रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट में वैसे जर्सडेल और दीपक फर्टिलाइज़र है जो आपको नुकसान में दिखेंगे। अदरवाइज BSC तो 5% ऊपर आ चुका है, रेडिको, ये सब शेयर करीब 3% ऊपर है। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करवाना चाहता हूँ मार्केट की आज की ओपनिंग में। देखिए, ओपनिंग एक बार लेवल्स वापस से लेके आना स्क्रीन पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स स्क्रीन पर लेके आइए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट। 37 पॉइंट हो गए और 86 पॉइंट है, ऑलमोस्ट यही ओपनिंग के लेवल्स हैं। मार्केट को थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट इंडिया विक्स 2% ऊपर आया, पहला पॉइंट। इतना तो खैर हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी 2% ऊपर है, थोड़ा ये रुकेगा। तो अभी आप ना कोई जल्दी ऑप्शंस ट्रेड मत लेना, ऑप्शंस ट्रेड अभी मत लेना। फ्यूचर ले रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंडेक्स के लो चाहे स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, आपकी मर्जी है। ऑप्शंस ट्रेड अभी मत लेना, थोड़ा बाजार अभी इधर उधर करेगा, उसके बाद फिर ऑप्शंस का मौका मिलेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ऑप्शंस ट्रेड शुरुआत के कम से कम 20 से 25 मिनट तक अब मत लेना, उसके बाद देखते हैं। तो ये कुछ एक ओपनिंग का होगा थीम, और अब मेरे सहयोगी आपको बता देंगे कि ओपनिंग के ट्रेड कौन कौन से हैं, मेहमानों ने क्या क्या नोटिस किया है। तो एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा कि डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे कि वहाँ पे आधे % की तेज़ी ज़रूर है, पर कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स पे आपकी नज़र ज़रूर डालना चाहेंगे। देखिए, इंडेक्स फ्रंट पे तो मेटल्स रॉकिंग मूव दिखा ही रहे हैं, क्योंकि खुलने के पहले हमने एक बार शिवांगी से इस पे राय ली थी कि कौन से मेटल स्टॉक्स इनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो पोजिशनली यानी एक व्यू उन्होंने वेदांता पे भी शेयर किया था, और आप देखिए वेदांता का स्टॉक फिलहाल जो है एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, पूरे इंडेक्स में एक अच्छा है। पर इसके अलावा कुछ एक FMCG काउंटर्स जहां पे नरमी जरूर दिखा रहे हैं न्यूज़ फ्लो के चलते, वहां पे गोदरेज एग्रोवेट पे आप नजर डालिए, क्योंकि यहां पे 2% से ज्यादा की तेजी है।
इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप खेमे में से एक बार शिल्पा मेडिकेयर भी आप स्क्रीन पे लाइए, क्योंकि ये स्टॉक देखिए आज एंटिक की कवरेज की शुरुआत की है। इन्होंने इस पे एक रिपोर्ट निकाली है और 1300 के टारगेट्स दे रहे हैं वो शिल्पा मेडिकेयर पे। आप देखिए स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन है, 4 से 5% की तेजी आपको फिलहाल ये स्टॉक दिखा रहा है। डिम्पी बीएसई के स्टॉक को भी हाईलाइट कर रहे थे, बताना चाहेंगे कि ओवर द वीकेंड कुछ तैयारियां हो रही हैं, एनएससी के आईपीओ भी आएगा, उसके चलते आप देखिए 6% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। पर ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पे काफी जोरदार एक्शन है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच अदानी एंटरप्राइज भी लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। तो ये कुछ सेलेक्ट काउंटर्स थे जिनको हम हाईलाइट करना चाहते थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओपनिंग के बाद हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो बाजार की एक सधी हुई अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। निफ्टी बैंक करीब 100 अंक ऊपर है और निफ्टी की बात करें तो 30-35 अंक ऊपर है। 25,400 के आसपास पहुंचने की कोशिश हो रही है। मेटल्स में अच्छा मूव है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के बेहतरीन ट्रेड्स देने के लिए। शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे, क्या स्पॉट किया है आपने, क्या खरीदे अभी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेटल स्पेस काफी एक बज़ और एक्शन में है। यहाँ पे पसंद मुझे आ रहा है नाल्को। इनफैक्ट लास्ट वीक से इसका सेटअप जो है वो काफी अच्छा बेहतरीन बनते हुए दिखा था और परफेक्टली यहाँ पे हमने देखा है कि कॉल अनवाइंडिंग होते हुए दिखी है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली लॉन्ग्स भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छी तरह से एड अप हो रहे हैं प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ, जो सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इंडेक्स को। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। बॉटम अराउंड स्ट्रक्चर है तो 190 के एक इमीडिएट टारगेट और 195 तक के लिए फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को 182 के एक स्टॉक के साथ। तो 82 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको नाल्को को खरीदने की सलाह है। देवांग हमारे साथ हैं क्या? देवांग के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने बाजार में क्या स्पॉट किया है। देवांग कहाँ नजर गई है आपकी, क्या ट्रेड लें अभी? ठीक है, देवांग नहीं है हमारे साथ, देवांग हमारे साथ नहीं है। गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग सर, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एक तो वहाँ पर कुछ ब्याज दरों को लेकर भी पॉजिटिव एक खबर आई थी और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी आ रही है। नाल्को को लेकर अभी शिवांगी ने अपनी राय दी है। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ। मेटल्स में आप ये मूव कितने सस्टेनेबल देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है और अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है हमारी खरीदारी की सूची में, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है। और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। मेटल्स पर ये व्यू हो गया। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत बहुत अच्छी हम नहीं कहेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा था उसके हिसाब से ही थोड़ा सा हम देख रहे हैं। आपके कॉल्स क्या हैं, क्या आपने स्पॉट किया बाजार में?
HDFC AMC एक अच्छे पैटर्न में है, स्कूपिंग अपवर्ड्स 20 EMA बेसिक और कंटिन्यूअस हम प्रीवियस डे लो को टच नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। ऑलमोस्ट 4,440 पे हम ट्रेड कर रहे हैं और जो लो बना हुआ है वो 4,421 का है। तो मेरे हिसाब से जो परसों की क्लोजिंग हुई थी करीबन परसों का जो लो था यानी 4,385 4,390 ये 1% रिस्क आती है, इसको आप स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो होगा 4,550 से लेके 4,600 तक का। ठीक है, 4,600 तक के टारगेट आपके लिए HDFC AMC के शेयर में बनेंगे। कुछ और शेयरों पर ज़रा नज़र डालते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक शुरुआती जो कारोबार है वहाँ पर कोई बहुत बड़े मूव्स बाज़ार में आ नहीं रहे हैं। शिवांगी, ज़रा ये बताइए, रिलायंस को लेकर ज़रा एक आप व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है शेयर आपको? 29.5 रुपये के भाव के आसपास ही है, क्या इसके ऊपर ये चलेगा? 3,000 रुपये के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं इसको? जी अभिषेक जी, रिलायंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स एक इंडेक्स का बड़ा यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कि एक कोरिलेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस के चलते ही हमने देखा है कि थर्सडे के सेशन में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, पर उसके बाद एक रेंज बाउंड मूव जरूर देखने को मिल रहा है। थर्सडे के हाई को हम नहीं सरपास कर पाए हैं अभी भी, तो मेरा यह मानना है कि 2970 के ऊपर अगर हम सरपास करके होल्ड करते हैं तब यहाँ पे एक कंडीशनल बाय बनते हुए दिखता है। इंडेक्स भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्ले आउट जरूर कर सकते हैं, बट ओवरऑल रेंज बाउंड मूव रहने की संभावना ज्यादा है यहाँ। ठीक है, रेंज के द्वारा काम होगा इसके अंदर। शुरुआती बढ़त जो थी इसके पास वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में तब्दील नहीं हुई है, तो रिलायंस अभी फर्स्ट हाफ में मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ आज, वो है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मूव काफ़ी ठीक आ रहा है और अभी अगर आप देखेंगे तो इसके फ्यूचर्स करीब 52,200 के आसपास आ चुके हैं, जो कि वेरी इमीडिएट टारगेट को भी अचीव करवाते हैं। फ्यूचर्स दिखाना, हाँ, निफ्टी बैंक तो अभी स्पॉट में चल रहा है 181, बट अगर आप इसके फ्यूचर्स देखेंगे तो वो 52,000 करीब 200 के आसपास है। तो वहाँ पे अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट टारगेट का होता है। जिनके पास भी 50-500, आई रिपीट 50-500, 50-800, 51,000 की तक की खरीद है, उनके पास करीब करीब 1200 पॉइंट का बड़ा प्रॉफिट बैंक निफ्टी ने दे दिया है। जबकि हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी चल नहीं रहा, जबकि बैंक निफ्टी ने अब आपको 1200 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया अगर आपकी 51,000 तक की खरीद है। और अगर किसी की ब्रैकेट 51 से लेके 51,500 के बीच में बनती है तब भी वो 700 पॉइंट का गेन कमा के बैठा है, 700 से 800 पॉइंट का गेन एवरेज पे। तो आप अपने प्रॉफिट्स को भी अच्छे से संजो के रखिए। आए हैं बुक करने हैं, प्लीज़ बुक द प्रॉफिट और इन्जॉय करो इस प्रॉफिट्स को, दिवाली अच्छी मनाओ आप। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बॉस अभी हमको और पैसे बनेंगे, बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर डाल दो। सर स्टॉप लॉस क्या डालें? 52,000 का आज का डाल दो, अब आप पूरी तरह से सेफ हो जाओगे। 125-26 पॉइंट का स्विंग से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटना, आपको लग रहा है कि हमें 100-150 पॉइंट का नहीं डालेंगे सर, थोड़ा डीप और बताओ, तो फिर 51,800 का डाल दो। अब 51,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ये जो बन रहा मोमेंटम है इसको वापस धो सकता है, खो सकता है। तो इसलिए आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है। मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी आज थोड़ी लीडरशिप फॉर्म में आएगा। HDFC बैंक एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाओ, मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ और उसके पीछे की वजह भी एक बार मैं ज़रा नोटिस कराऊंगा आपको। मैं पहले ज़रा कंपोनेंट दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी के 11 शेयर तेज़ हैं आज, आउट ऑफ 12 11 शेयर, सिर्फ एक AU बैंक को छोड़ के। कोई भी शेयर फायर करो आप, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। और खुशी इस चीज़ की है कि पहले 3-4 शेयर आपको जो दिखेंगे वो प्राइवेट बैंक्स के दिखेंगे, ठीक है। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जब आज लिस्टिंग होगी, आप उसकी तस्वीरें कुछ देख पा रहे हैं। उससे पहले मैनेजमेंट मिस्टर बजाज अपनी बात रख रहे हैं
वो हमने तस्वीरों में विंडो में डाल दिया, लेकिन जैसी ओपनिंग होगी इसके प्राइस फ्रीज होंगे 9:45 पे, तब आपको और भी नोटिस करवा देंगे। तो आप देखो पहले 3 शेयर जो है ना वो तीनों के तीनों ही प्राइवेट बैंक्स के हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा उम्मीद है कि बैंकिंग में कोई ट्रेड है। मैंने अभी आपको ऑप्शंस के लिए रोका था, मैं 1 मिनट के लिए ऑप्शंस का थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता हूँ। प्रशांत जी ज़रा हेल्प कीजिए ऑप्शंस के साथ। 52,000 आ गया कौन सी ऑप्शंस को पकड़नी है कि नहीं पकड़नी? मैं थोड़ा प्री मैच्योर ऑप्शन ले रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। प्री मैच्योर ऑप्शंस देख रहा हूँ कोई, आप मेरे को बताइए कोई ऑप्शंस का ट्रेड पकड़ना है कि नहीं पकड़ना? सिर्फ बैंक निफ्टी का नहीं लूंगा सर मैं आज। तो डिम्पी जी, अगर आपको याद है, बार बार हर शो पे मैं ये नंबर दे रहा था कि 51,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, हम स्ट्रेट जो रैली देखेंगे वो शायद 54,000 54,400 तक जा सकती है। पोजिशनल अप्रोच यही रखना चाहिए। तो इसी नजरिए को मद्दे रखते हुए मैं सितंबर एंड की, मैं कोई वीकली ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ। मेरा नजरिया लंबा है और मुझे लग रहा है कि इसमें मंथ एंड के ऑप्शन लेने चाहिए। तो जो सितंबर एंड की 52,500 52,500 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 300-315 के आसपास चल रही है, इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी करीबन थोड़ा डीप रखें। अगर हम जो करीबन 175-160 इस जोन में आप स्टॉप लॉस रखें, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो टारगेट मिल सकते हैं वो टारगेट करीबन 650-700 एंड टारगेट टू शायद 850-900 के लेवल भी दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी में हार्डली 150 पॉइंट के रिस्क में अगर मुझे 300-400 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली वो ट्रेड लेना चाहूँ। ठीक है, तो आप 52,500 की स्ट्राइक बता रहे हैं, तो उसको हम अभी नोटिस भी करवा देंगे दर्शकों के सामने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वीकली के चक्कर में मत रहो, लेना है तो 52,500 वाली कॉल सितंबर वाली। अच्छा मैं बता दूं 2 अलग अलग डेट्स हैं। पहला 26 तारीख की निफ्टी एक्सपायरी है, 25 तारीख की बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। तो 25 तारीख की स्ट्राइक की ऑप्शंस मिलेगी। कईयों के आगे ना 25 लिखा नहीं होता सॉफ्टवेयर में, वो सीधा सैप एक्सपायरी लिखते हैं। सैप मतलब सितंबर एक्सपायरी, तो मतलब समझ लेना वो 25 तारीख वाली ही है। ठीक है जी, तो वो 52,500 का वो ट्रेड हो गया। आप एक बार उसको नोटिस करना, ये मैं छोटा मोटा ट्रेड बता रहा हूँ, अदरवाइज आप फ्यूचर्स में लेके बैठे हैं तो मैं भी आपको चार्ट के ज़रिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास सिस्टम थोड़ा मेरा हैंग हो गया। नहीं तो मैं आपको दिखाता, एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है डेली चार्ट पर, और बैंक निफ्टी में आज ही हुआ है वो ट्रेंड रिवर्सल भी। इनफैक्ट आज थोड़ा गैप भी हुआ है, तो बैक टू बैक 2 गैप ट्रेंड रिवर्सल बना है, तो मेरे को थोड़ा बैंक निफ्टी में उम्मीद ज़्यादा है। 52,000 भी हम ला चुके हैं और इसने ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया हुआ, पुट कॉल रेशियो वगैरह भी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रशांत जी ने आपको एक ट्रेड बता दी है, बट छोटी नहीं थोड़ी लंबी अवधि का ही ट्रेड बताया है। कुछ ऐसे शेयर्स जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है, शिवांगी से ज़रा ट्रेड समझते हैं। शिवांगी आप ज़रा चेक करना, डिक्सन भी नहीं लेते, सिंजिन चेक करना। सिंजिन में भी प्राइस एक्शन नहीं आया, बिल्डअप आ गया है, यानी कि वॉल्यूम आ गया बट प्राइस का भी एक्शन नहीं हुआ, 1% ऊपर है। चल जाएगा क्या? एक बार ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब, उसमें OI लिखा होगा, ओपन इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, सिंजिन की अगर हम यहाँ बात करें स्पेसिफिकली, स्टॉक लगातार मूव किया है। इनफैक्ट पिछले 15 हफ्तों से हम कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। इस पूरे 4 महीनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही अच्छा एक्शन है, और इस क्वार्टर में 30% से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है स्टॉक में। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जरूर यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं लॉन्ग्स, वो डेफिनेटली अब प्राइस में भी कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करें, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है, क्योंकि काफी हमने बढ़त जो है वो देख चुकी है। बट 970 तक के लिए हम इसको देख सकते हैं। 915 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, ये नीचे हमारी टिकट टीम ने डाला है कि हम शिखर से कितने दूर हैं। शिखर से दूर है ये हमारे लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही नया शिखर बनाया। ये जो आप लाइफ टाइम हाई देख पा रहे हो 433, 3 दिन पहले के बने हुए हैं। उसके बाद बाजार थोड़ा साइडवेज वगैरह हो गया। अगर ये आ भी जाएगा निफ्टी, मान लीजिए 25,433 है, अभी हम 27 पॉइंट दूर हैं, क्या आपको लगता है कि 27 पॉइंट की अचीवमेंट होने पर हमको नया जश्न मनाना चाहिए? ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई पे ही है, तो लेकिन ये पॉइंट नोटिसेबल है, प्रोड्यूसर ने अच्छा डाला टिकर वाले में कि भाई एक बार आप फिर से देख लो कि हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं 430। और ये अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि जब आप ऑल टाइम हाई बना रहे हो, बैक टू बैक थोड़ा सा नीचे आते हो, फिर से आप ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए पहुंच जा रहे हो। ये इट्स अ गुड साइन कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खो रहा, आपको डिप भी नहीं दे रहा।
बस प्रॉब्लम थोड़ी है, वो बैंक निफ्टी के साथ ये वाइप नहीं बनाई अभी तक हमारे प्रोड्यूसर्स ने, तो वो बनाने का मौका बैंक निफ्टी कब देगा ये देखने वाली बात है बस। अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए बैंक निफ्टी का भी थोड़ा पेंडिंग है। आगे बढ़ें, एक दो शेयर और चेक करवाता हूँ। मैंने भी एक शेयर निकाल भी रखा था, इनफैक्ट मैं पूछ रहा था, मैं सोच रहा मैं पूछूंगा मैं प्रशांत से। प्रशांत जी एक शेयर जरा आप चेक कीजिए। सिंजिन बाय द वे 1% की अब तेज़ी के साथ ऊपर आ चुका है। 1 मिनट सर, हाँ वो शेयर में से कहीं गुम हो गया। यस मैरी को नहीं, ये नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो छूट गया, अभी कहीं होगा, देखेंगे उसको। एक शेयर सर और देखना आप जरा, वो है ABFRL। प्रशांत जी ABFRL कितना और चलेगा? डिम्पी जी, यहाँ मुझे लग रहा है स्ट्रेट आउटराइट बाय कर लेना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ मोमेंटम है। तो अगर हम देखें, अभी हम 335 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो परसों का लो बना था वो 324 का है। इसी को स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा नीचे 324 के नीचे पोजिशनल अप्रोच रखिए। टारगेट 1 क्योंकि वो रेजिस्टेंस है तो वो 350 होगा। अप्रोच ये रखिए कि 350 आने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 340 पे लाइए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। आप अगर देखो पिछले 4 दिनों में वॉल्यूम्स राइजिंग है, तो राइजिंग वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़ रही है तो थोड़ा पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर 350 के ऊपर क्लोज मिल जाए, हम एक पूरी रेंज ब्रेकआउट देख के ऑलमोस्ट 370 375 के लेवल भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली एग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं। ABFRL यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ABFRL और साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप से AB कैपिटल में भी मोमेंटम है, तो ये स्टॉक्स को आप नज़र ज़रूर इन पे बनाए रखिए। पर आज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि अदानी ग्रीन और अदानी पावर यहाँ पर तो एक खबर आई ही है, पर अदानी एंटरप्राइज पे आप नज़र डालिए, क्योंकि आप देख रहे थे कि चार्ट्स पे डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है आपको अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। अगर हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर साहब पिछले 3 या 6 महीने का चार्ट जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर पाए तो, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय से इसने 3000 के स्तर को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। थोड़ा उतार चढ़ाव इन स्तरों पे इसने ज़रूर दिखाया है, पर कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रहा था। पर आज एक इसका अटेम्प्ट है 3000 के ऊपर निकलने का। और शिवांगी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज को चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे एक बड़ी तेजी के लिए ये तैयार हो रहा है स्टॉक, और क्या यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी अर्ली है इसको यहाँ पे देखना। मेरा यहाँ मानना है कि हम थोड़ा और इसको स्टेबलाइज अगर होते हुए देखेंगे इन लेवल्स पे, तो फिर हम इसको रडार पे रख सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी इसका ट्रेंड कुछ खास बदलते हुए नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको रेडार पे ज़रूर रखिए अदानी एंटरप्राइज। इंट्राडे या पोजिशनली फिलहाल इन लेवल्स पे मौके नहीं बन रहे हैं, पर जी हाँ, इसको रेडार पे आपको ज़रूर रखना है। पर इस बीच आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही अंक दूर जो है निफ्टी अपने नए शिखर से है। हालांकि अब काफ़ी कॉमन हो चुका है, डे बाय डे हम नया रिकॉर्ड स्तर आते हुए देख रहे हैं निफ्टी 50 में, पर आप फिर भी देखिए 18 अंक दूर है नए शिखर से। तो देखते हैं कि आज फिर से एक बार नए शिखर को हम छूते हैं या नहीं। पर इसके अलावा पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट मीटअप भी है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे एक पूरे मीटअप के दौरान। पर टाटा पावर इस बीच आप देखिए स्क्रीन्स पे डे हाई पे आता हुआ। प्रशांत, आप इसे कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? क्योंकि 450 के ऊपर फिर से एक बार निकलने का इसका अटेम्प्ट है। कई बार ये पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स दिखा चुका है, पर क्या आप इस पे भरोसा करते हैं, और क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स लेने चाहिए? जी सृष्टि, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक गैप है, वो गैप है करीबन 460 पे। तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट आगे मेरे सामने एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और मैं उसके लिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख पा रहा हूँ। सो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होंगे वो करीबन 442 444 442 एक लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ये सिस्टम में रख के ट्रेल कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स में 460 के ऊपर 460 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही डिसाइड करूंगा। 460 के ऊपर ये क्लोज हो तब फ्रेश लॉन्ग लेने की सलाह है टाटा पावर पे। पर इस बीच आप देखिए निफ्टी 50 की तो हम नए शिखर की तैयारी कर ही रहे हैं, पर थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो निफ्टी बैंक में भी बिल्डअप होता हुआ दिखा है, क्योंकि शुरुआत के बाद आप देखिए अब 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल आपको निफ्टी बैंक
बैंक का शेयर दिखा रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है। और हम देख भी रहे थे कि कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय थी। आज सुबह एक्सिस बैंक पे भी कॉल आई थी और इसके अलावा हम देखें कि कुछ एक दिग्गज बैंक जो है इस तेज़ी में पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहे हैं। देखते हैं कि बैंकिंग इंडेक्स से फ्यूल मिलता है निफ्टी को नए शिखर पे ले जाने का नहीं या नहीं। पर प्रशांत, इस बीच कोई बैंकिंग स्टॉक जो कि आपके रेडार पे हो और यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की सलाह आप दे रहे हो, कोई ऐसा स्टॉक जो कि स्टैंड आउट आ रहा है आपके रेडार पे? जी सृष्टि, मुझे लग रहा है एक बेहतर तरीका फिलहाल बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का है। अगर हम स्पेसिफिक बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक हो, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और पीएसयू बैंकिंग बास्केट अगर आप देखो तो एसबीआई एक बार 800 के ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लॉन्ग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 790 790 और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 820-25 के आसपास। तो एसबीआई ये एक स्टैंड आउट कैंडिडेट ज़रूर बन रहा है प्रशांत के लिए, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स को आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं इन स्तरों पे। पर इसी के साथ साथ एसबीआई पे भी आप एक बार नज़र डालिए। पर शिवांगी, जहाँ तक मुझे याद है आपके रेडार पर भी कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स ज़रूर थे जिनको आप ट्रैक कर रही थी। उसको लेकर कोई अपडेट और कोई फ्रेश कॉल बैंकिंग स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो, जो कि आपको पसंद है फिलहाल इन स्तरों पे शिवांगी? बिल्कुल, मेरी नज़र नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में थी। सुबह भी हमने ज़िक्र किया था, बजाज फिनसर्व जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट भी बनते हुए दिख रहा है डेली फ्रेम में। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हुए हैं और यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स एडिशन होते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और ये रडार पे भी है मेरे। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं 2000 तक के लिए हम इसको देख सकते हैं 1875 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व यहाँ पर आप रखिए नज़र, क्योंकि आज देखिए फिर से बजाज ट्विंस पे भी नज़र रहेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो है वो लिस्टिंग होगी और ऐसे में कई समय से हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी मोमेंटम है। तो पूरे स्पेस में अब एक तीसरा नाम ऐड होने जा रहा है बजाज ग्रुप की तरफ से, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उसकी लिस्टिंग को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, देखते हैं कैसी होती है लिस्टिंग। पर अब देखिए इस बीच इंट्राडे हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है एक ऑल टाइम हाई आते हुए दिखा है नए शिखर पर। निफ्टी 50 25,440 फिलहाल आप देख पा रहे हैं, पर एक ऑल टाइम हाई आते हुए दिख रहा है आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स पे। और इस बीच बैंकिंग इंडेक्स से भी भरपूर सपोर्ट है, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अब 240 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है और कई सारे दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। जहाँ पे पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स में से आप देखिए एसबीआई का पार्टिसिपेशन है, साथ ही प्राइवेट बैंक्स में से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आपको जोश दिखा रहे हैं। सरकारी बैंकों में से पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे स्टॉक्स जो कि अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। पर निफ्टी 50 में कुछ ही समय पहले हम आपके लिए राय ले रहे थे अदानी एंटरप्राइज पे, वो अब टॉप गेनर साबित होते हुए दिखा है। मेटल्स में चमक बरकरार है, हिंडाल्को ले लीजिए या फिर आप टाटा स्टील ले लीजिए, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। और पावर स्पेस से एनटीपीसी में भी काफ़ी अच्छा एक्शन आप आते हुए देख रहे हैं। तो जो आज पूरी बास्केट चल रही है उनमें से मेटल्स, सेलेक्ट आईटीज और साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ये पूरे ज़बरदस्त जोश में दिख रहे हैं। तो निफ्टी 50 एक ऑल टाइम हाई लेवल्स पे, और हम लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप जो अपनी पोजीशनिंग है उसको लॉन्ग साइड थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। डिम्पी से भी हम लगातार सुबह समझते हैं कि किस तरीके से आपको निफ्टी के लेवल्स को ट्रैक करना है। और डिम्पी अब देखिए ऑल टाइम हाई लेवल्स आते हुए दिख रहा है। आप पोजिशनली हमारे दर्शकों को बता ही रहे थे कि निफ्टी 25,500 पे जाने के लिए तैयार है। काफ़ी हद तक डिम्पी वो टारगेट्स अचीव होते हुए दिख ही रहे हैं, बस कुछ ही पॉइंट्स की देरी है वहाँ पे। पर अभी डिम्पी किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, क्या इन स्तरों पे और थोड़ा सा एग्रेसिव होने की तैयारी है या फिर अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें?
देखिए एक लेवल तक तो आपको आना ही था, वो लेवल तक आप आ ही रहे हो। जो अभी ऑल टाइम हाई लगा है इसमें मेरा कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, क्योंकि ये जो 433 वाले लेवल है मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही देखे हैं। तो मेरे को आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने रसगुल्ले खाने का बहुत शौक है आपको, मैंने 2 दिन पहले ही खिलाए हैं, और उसके बाद फिर आप खाओगे तो आपको ना उतना मज़ा नहीं आएगा खाने का। जब आपको 2 महीने बाद जो खाने का मज़ा आता है रसगुल्ले का, वो कम से कम 2 दिन बाद नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे ही है जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके लिए ऑल टाइम हाई कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, और ये नंबर्स वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को एंजॉय कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रॉब्लम हमको सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर है, वो नहीं चल रहा था। तो आज मेरी ज़्यादा नोटिस बैंक निफ्टी है। मैं आपको बताऊं, आप बनाए निफ्टी का नया रिकॉर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो आज अचीव किया है ना, ये बहुत अच्छी तारीफ है, ये काबिल तारीफ हो रहा है आज। मैं वजह आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने 52,200 के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट पार कर रखे हैं, और 52,200 का स्पॉट भी पार कर रहा है। इस एरिया को पार कर लेगा ना तो सीधा 53,000 का रास्ता खुलता है, 700 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे भी, ठीक। और दूसरा, आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि ज़्यादा बैंकिंग काउंटर्स तेज़ हैं, और सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स मेरे को तेज़ दिख रहे हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड ढूंढिएगा एज निफ्टी के अंदर। निफ्टी को सिर्फ लेवल के हिसाब से एंजॉय कीजिए, बट ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ पे था ही, और उसमें मेरे को कुछ ज़्यादा आज दिख नहीं रहा, एक्साइटेड नहीं दिख रहा। मैं अवनी भट्ट पे पहुंचूँ और उससे पहले ऑप्शंस का एक ट्रेड आपके सामने रखूँ। मैं आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। 150 रुपये में लिस्ट हो रही है, परसेंटेज में करीब 115% है, रुपयों में करीब 80 रुपये है। तो 80 रुपये ऊपर आपको मतलब पैसा डबल हो गया, सिंपल सी बात है। 114% ऊपर मतलब पैसा डबल। तो पैसा डबल हुआ शेयर के साथ जिसने सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का नंबर दिखाया, रिकॉर्ड लेवल्स पे दिखाया। जितना पैसा चाहिए था उससे कई एक्स आपको पैसा आके मिला। और हमने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे गुरांग सर से, मैं बोलूँगा उसके अगर हमने आंसर्स लिखे हुए हैं ना, तो बीच बीच में चलाते रहो आंसर्स, क्योंकि अभी तो बात शुरू हुई है। आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट ले लें, नहीं ले रखा तो क्या खुलते प्लस कर लें, तो गुरांग सर ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं आपको। तो ग्राफिक्स हमने अगर बनाए हैं तो आप वो साथ साथ चलाते रहना। इस बीच में अवनी भट्ट के पास पहुंचता हूं ताकि एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए निकाल के रखा जाए। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। अवनी मैम बताइए, ऑप्शंस का चैंपियन कौन सा है आपका? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो जैसे आपने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी मजबूती है आज, और 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी निकल चुका है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। तो इसमें से हम चुनेंगे आज एक्सिस बैंक। 1190 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, और जो 25 जुलाई को एक बड़ा गैप डाउन हुआ था वो गैप भी फिल हो चुका है। सुबह से फ्यूचर्स में अभी तक 2% का लॉन्ग एडिशन भी है। तो पूरी संभावना है कि स्टॉक ऊपर की तरफ 1280 से 1290 तक उछाल दिखा पाएगा। तो हम इसे प्ले आउट करेंगे एटीएम कॉल 1230 की कॉल में खरीदारी करके 15 से 16, अब तो 16 रुपये हो चुका है, तो 16 रुपये में हम खरीदारी करेंगे। टारगेट रहेगा 34 रुपये का और स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपये का। तो अधिकतम मुनाफा इसमें बनेगा 11,250 तक, और अधिकतम रिस्क जो है वो सीमित रहेगा 6,250 तक। ठीक है मैम, डन। तो 16 रुपये में मिल रही है आपको, 15-16 का रेट डाल के लेना है, मार्केट मत डालना। 34 रुपये जस्ट डबल का टारगेट है आपका, और 6 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। 50% से थोड़ा नीचे का स्टॉप दिया मैम ने आपको, तो वो आपके लिए स्टॉप है। रेशियो के हिसाब से 6,000 और 11,000 रफ आप समझ लो। 6,000 का लॉस होगा, 11,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये रेशियो आपके लिए बनी है एक्सिस बैंक पे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर बैंक निफ्टी में चलेगा तो प्राइवेट बैंक से चलेगा। प्राइवेट बैंक का मतलब एक्सिस बैंक सबसे अव्वल नंबर पर है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 3 दिन का डाटा सिर्फ एक्सिस बैंक का उठा लो, भूल जाओ सब कुछ। HDFC भी कोई होता है, एक्सिस भी होता है, ICICI भी होता है, फलाना ढिंगाना कुछ भी होता है। सिर्फ एक्सिस बैंक का सिर्फ 3 दिन का डाटा उठा लो आप। आपको बताने के लिए सफिशिएंट होगा कि बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंटेंडर के रूप में निकल के आ रहा है। और पिछले 3 दिन में ईटीना स्वदेश की ही टीम ने, यानी कि टीम कह लो हमारे गेस्ट ने भी, कम से कम 2 या 3 गेस्ट ने तो एक्सिस बैंक दिया था। मेरे को अच्छे से याद है
ठीक, तो अब आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल रहा है। ये 7 दिन में करीब 4% चला हुआ शेयर है। HDFC दिखाना है इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में ICICI बैंक भी दिखा दो, दिखाओ जरा फास्ट दिखाओ। HDFC भी 7 डेज दिखाओ और ICICI भी 7 डेज दिखाओ, ये दोनों कंटेंडर भी दिखा दो। HDFC का 1.5% है, चलो ठीक है, तो भारी शेयर भी मान लिया। ICICI का भी 1.5% है, ठीक है। तो अब प्राइवेट शेयर्स में अच्छा एक बार लगा कोटक और इंडसन का भी दिखाई दो लगे हाथ, वो भी कन्फ्यूजन ना रहे कि कोटक और इंडसन ने कोई बहुत एबनॉर्मल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है वो। ये देखो कोटक का 3%, ये भी एक्सेस से कम है, हाँ बाय द वे आपको बता दो। इंडसन का भी दिखा दो 1 मिनट के लिए जरा, इंडसन का भी 2.5% है। तो मैंने जो 5 शेयर आपको दिखाया उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न में और कन्विक्शन में एक्सिस बैंक ने दिया है, इसलिए इस एक्सिस बैंक की कॉल को आप गंभीरता से लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया जी ऑप्शंस का ट्रेड। अब अभिषेक कार्यक्रम के अंदर उनके पास क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये एक्सिस बैंक हम बाजार खुलने से पहले भी पूछ रहे थे और ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं, 1400 रुपये तक के टारगेट्स भी आ रहे हैं, तो अब ये लीडरशिप लेते हुए दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर। कुछ और स्टॉक जरा चेक करते हैं प्रशांत जी से, और ख़ास तौर से वो स्टॉक जिनमें हमने सितंबर में मूव अच्छे खासे देखे हैं। ब्लू स्टार जरा स्क्रीन पर लेके आइए। ब्लू स्टार करीब करीब अगर हम सितंबर की बात कर लें 15-16% के आसपास की तेजी ये शेयर दिखा चुका है। 1900 से अब 2000 वाली रेंज में चला गया शेयर ब्लू स्टार का। प्रशांत जरा चेक करके बताइए ब्लू स्टार अभी कितना चलेगा, क्योंकि लगभग हमने 16-1650 के भाव से एक तरफा तेजी देखी ब्लू स्टार में। पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल यहाँ चेज नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो है वो मुझे लग रहा है करीबन 1870 1880 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है। आप जो प्रीवियस डे का लो होगा वो हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाइए। जिस दिन बुक होगा ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। पीवीआर आइनॉक्स लेके आइए, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स हमने देखा था कि नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे, उसके बाद हमने प्राइस कट्स भी आते हुए देखे थे पीवीआर आइनॉक्स को लेकर, लेकिन सितंबर सही बीत रहा है इनके लिए। करीब 1750 रुपए का भाव है, 10% के आसपास के मूव्स आ चुके हैं इस महीने में। पीवीआर आइनॉक्स इसमें तेजी की पिक्चर प्रशांत जारी रहेगी, या फिर इसमें भी सेम स्ट्रेटजी होगी कि चल गया शेयर, अब जिनके पास है वो लॉन्ग कैरी करें, फ्रेश लॉन्ग ना बनाएं? जी, वो बिल्कुल चेज नहीं करना चाहिए अभिषेक जी। ऐसे मार्केट में एक इतने बड़े गैपअप को मुझे लग रहा है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो होंगे वो करीबन 1640 1645 के बीच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। यार ऑनर्स को लेकर ये व्यू चेज नहीं करना है, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, बने रहिए। लेकिन आज एक बहुत ही खास इवेंट है, एक समिट की शुरुआत हो रही है गांधीनगर में, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट। 3 दिनों का समिट होगा, देश दुनिया के तमाम डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कि 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। क्या कुछ होने जा रहा है इस समिट में, इसकी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए क्या कुछ होने वाला है इस समिट में? देखिए, मैं गुजरात के गांधीनगर में हूं और यहां पर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट के 4थे एडिशन की शुरुआत होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट दिन है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं। करीब 44 से भी ज्यादा अलग अलग सेशंस जो हैं वो प्लान्ड हैं। काफी इंपॉर्टेंट समिट है, खासकर अगर आप हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फोकस होगा वो करीब इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, एनर्जी ट्रांजिशंस के ऊपर, कौन कौन से ऐसे नए सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, इस पर फोकस रहने वाला है। करीब 8 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स शामिल होंगे इस बैठक में, एनर्जी मिनिस्टर्स शामिल होंगे, भारत सरकार के और राज्यों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी जो हैं शामिल हो रहे हैं। तमाम कॉर्पोरेट लीडर्स इस 3 दिन के जो इन्वेस्टर समिट है उसमें शामिल हो रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ बड़े कोलैबोरेशंस होंगे, अहम फैसले हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो पहला सेशन होगा वो प्रधानमंत्री के इनॉग्रल एड्रेस के बाद वो चीफ मिनिस्टर सेशन होगा, जिसमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिस पर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक एंड
इन्वायरमेंटल बेनिफिट है अगर आप आरई को प्रमोट करते हैं, क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल हो सकते हैं, स्टेट्स और जो इंटरनेशनल और स्टेट्स के जो रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज हैं, उसको कैसे अलाइन किया जाए, उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, उस पर फोकस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं और जो दूसरे स्टेट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रोड मैप क्या होगा, कैसे स्टेट्स को उसके लिए प्रमोट किया जाए, किन स्टेट्स के ऐसे मॉडल हैं जिसको कि अडॉप्ट किया जाए, इस मसले पर चर्चा होगी। साथ ही साथ B2B, B2G, G2G लेवल पे कई तरह के मीटिंग्स प्लान्ड हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इन 3 दिन के इस मेगा इवेंट में कई इम्पॉर्टेंट फैसले भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल पार्टनर्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे जो देश हैं इसके पार्टनर्स हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। करीब 30 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो इन्वेस्टर समिट है काफी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर एक लैंडमार्क हम इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर माहौल लगातार गर्म है और कंपनियां बड़े बड़े इसमें कदम उठा भी रही हैं। टाटा पावर को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि चार्जिंग स्टेशंस के लिए कमर्शियल व्हीकल के उन्होंने करार किया है टाटा मोटर्स का। हालांकि ग्रुप की ही कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस बढ़ रहा है उस दिशा में, और बाकी जो कंपनी सरकारी वाली हैं वहाँ पर भी लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ेंगे, और आप देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, साइड में जो दिख रहा होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग की ये तस्वीरें आ रही हैं। भाव जो सेटल हुआ है 150 रुपए पर, यानी कि जो इशू प्राइस था 70 रुपए का, उससे 114% के प्रीमियम पर। और ये प्रीमियम देखिए लाजमी भी है, ये संकेत मिल गए थे जब 6,500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आ जाएं, तो उससे ये समझा जा सकता है कि उत्साह कितना ज्यादा है। एक अच्छी चीज ये थी कि ऐसा नहीं कि आईपीओ के बहुत ही रीजनेबली प्लेस कर दिया था, बहुत सस्ता वैल्यूएशन दे दिया था, ऐसा नहीं था। अगर आप वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पे देखेंगे तो जो भी सेगमेंट में कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, जो इस साइज की स्केल की हैं, उनके मुकाबले थोड़ी आपको महंगी दिखेगी। लेकिन एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें करीब करीब 30% का सीएजीआर ग्रोथ है, कमाल की ग्रोथ है। अगर हम एनपीए की बात करें 1% से कम है, तो मैनेज बहुत अच्छे से कंपनी अपने आप को कर रही है, और उसके चलते इसके ग्रोथ को लेकर इन्वेस्टर कहीं ना कहीं बुलिश थे, और तमाम एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे थे कि डबल होगा लिस्टिंग पर, और वो होने भी जा रहा है। 150 रुपए का भाव यहां पर सेटल हुआ, और सेटल होने के बाद अब ये देखिए घंटा बज गया है और लिस्ट हो गई कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक और कंपनी ने आगाज अपना कर लिया है। बम्पर इसकी लिस्टिंग कहेंगे, धमाकेदार लिस्टिंग। 115% के प्रीमियम पर 150 रुपए प्रति शेयर पर ये सेटल हुई थी, और अब देखिए जो भाव आपको दिखेगा 153-54 रुपए का आपको भाव दिखेगा बीएसई पर। तो लिस्टिंग के बाद भी प्रॉफिट टेकिंग के कोई ऐसे इसमें संकेत नहीं दिख रहे हैं। 155 रुपए का भाव दिख रहा है, यानी कि 70 रुपए से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब रुपए के लिहाज से 80-85 रुपए का प्रीमियम इसको बाजार असाइन कर रहा है, और निवेशक हुए हैं मालामाल। बेहतरीन लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उनकी पोस्ट अब ये लिस्टिंग हिस्सेदारी जो हो जाएगी वो करीब करीब 88% के आसपास की हिस्सेदारी हो जाएगी, क्योंकि 11% के आसपास का स्टेक डाइल्यूट किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, जो कि बजाज हाउसिंग की 100% ये पहले सब्सिडरी थी, उसकी अब ये जाके लिस्टिंग हुई है। आपको ये शेयर दिखेगा 125% ऊपर, 157-58 रुपए का भाव। और गौरांग शाह से हमारी बातचीत हो रही थी लिस्टिंग से पहले, उनका ये कहना था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक हैं तो निश्चित तौर पर आप इस शेयर में बने रह सकते हैं। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू ये भी था कि अगर 150 रुपए के ऊपर अगर लिस्ट हो जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी रणनीति ये भी होगी कि कॉस्ट अपना निकाल लें, 70 रुपए निकाल के बाकी पैसे बाजार में रहने दें, क्योंकि आप देखिए 128% ऊपर आपको शेयर दिखेगा, 160 रुपए के आसपास का भाव। तो बेहतरीन लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, एक और प्लेयर की बाजार में हो गई है एंट्री। चलिए